हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 11th की जो आपकी इलेक्टिव बुक है उसके ऐसे स्टार्ट कर रही हूं आज मैं। तो सबसे पहले हम ऐसे नंबर 6 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है द स्टोरी। ऐसे का मतलब हिंदी में होता है निबंध। तो हम एक तरीके से कुछ निबंध पढ़ रहे हैं क्योंकि निबंध जो है वो एक सेक्शन है आपकी पूरी बुक वोवन वर्ड्स के अंदर। तो सबसे पहले हम 6th ऐसे यानी 6th निबंध जो है इस किताब का वो स्टार्ट करेंगे विच इज द स्टोरी। सो लेट्स रीड अबाउट द ऑथर। पहले देखते हैं कि ऑथर कौन थे। तो इस ऐसे के ऑथर हैं E.M. फॉर्स्टर। जो आप पिक्चर मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं वो हमारे ऑथर की पिक्चर है जिसमें E.M. का फुल फॉर्म है एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर। तो इनका पूरा नाम है एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर। इनका बर्थ ईयर 1879 में हुआ था और डेथ ईयर 1970 में हुई थी। ही वॉज अ नोटेड इंग्लिश ऑथर और ये एक इंग्लिश ऑथर के इंग्लिश लैंग्वेज के ऑथर थे, यानी इंग्लिश में नॉवेल्स यानी किताबें लिखते थे, उपन्यास लिखते थे। रोट अ नंबर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, और उन्होंने कई छोटी छोटी स्टोरीज लिखी, नॉवेल्स लिखी यानी उपन्यास लिखे, एंड एसेज यानी कई बहुत सारे निबंध भी इन्होंने लिखे, जैसे कि ये वाला जो आज हम पढ़ने वाले हैं। हिज फर्स्ट नॉवल वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड वॉज पब्लिश्ड इन ईयर 1905। तो इनकी जो पहली नॉवल थी जिसका नाम था वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, वो ईयर 1905 में पब्लिश हुई थी मार्केट में। दिस वॉज फॉलोड बाय होवर्ड्स एंड एंड अ पैसेज टू इंडिया। और इसके बाद कौन सी दो नॉवेल्स लिखी उन्होंने? होवर्ड्स एंड करके एक नॉवेल लिखी एंड उसके बाद लिखी अ पैसेज टू इंडिया एंड अदर वेल नोन वर्क्स। और उसके बाद भी उन्होंने कई बहुत सारे जाने पहचाने बड़े बड़े काम किए, यानी लिखने की फील्ड में इन्होंने बहुत काम किया है। द एसे प्रेजेंटेड हियर, जो ऐसे आज हम पढ़ रहे हैं, इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम चैप्टर 2 ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल। तो आज जो हम ऐसे पढ़ रहे हैं वो एक बड़ी सी किताब जिसका नाम है एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल का चैप्टर नंबर 2 है। और ये एक्सर्प्ड है यानी कि ये एक बड़ी सी किताब का एक छोटा सा पार्ट या एक छोटा सा चैप्टर निकाल के आज हम एज अ निबंध या आज हम एज अ चैप्टर या ऐसे पढ़ रहे हैं। ओके, तो इस बड़ी सी बुक का चैप्टर नंबर 2 है ये द स्टोरी जो आज हम पढ़ रहे हैं। ओके, सो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि व्हाट द चैप्टर इज ऑल अबाउट। तो सबसे पहले ये जो चैप्टर है ये हमको बताएगा स्टोरी एंड नॉवेल का डिफरेंस क्या होता है। स्टोरी क्या होती है, नॉवेल क्या होती है, ठीक। और बड़े बड़े नॉवेलिस्ट, जो बड़े बड़े उपन्यासकार हैं, जो नॉवेल्स लिखते हैं, ये किताबें लिखते हैं, वो किस तरीके से टाइम एस्पेक्ट दिखाते हैं अपनी नॉवेल्स में। यानी कि हर नॉवेल जब शुरू होती है तो एक टाइम एस्पेक्ट होता है, यानी इस टाइम पे ये नॉवेल स्टार्ट हुई है, धीरे धीरे कैसे चलेगी और एंडिंग कैसे होगी इस नॉवेल की, उसका एक प्रॉपर टाइम एस्पेक्ट होता है। अगर ये टाइम एस्पेक्ट नहीं होगा तो जो हम रीडर्स हैं, जो इनकी नॉवेल्स को रीड करते हैं, उन्हें समझ में नहीं आएगा कि कैसे कहाँ स्टोरी स्टार्ट हुई, कहाँ क्या कहानी चल रही और कैसे अजीब सी एंडिंग हो गई, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो टाइम एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी चीज़ जो यहाँ बताइए वो है सस्पेंस के बारे में, कि अगर कोई नॉवेल हम पढ़ रहे हैं और उसमें कोई कहानी है, कोई स्टोरी है, तो उसमें सस्पेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर कहानी में सस्पेंस होगा तो जो हम रीडर्स हैं, जो हम उनकी किताब पढ़ रहे हैं, उनमें क्यूरियोसिटी होगी। क्यूरियोसिटी यानी कि उत्सुकता, ये जानने की कि अब आगे क्या होगा। अगर हम क्यूरियस होंगे कि अरे अब कहानी में क्या होगा, तो हम पूरी बुक पढ़ेंगे। अगर सस्पेंस फैक्टर नहीं होगा और अगर क्यूरियस नहीं होंगे हम जानने के लिए कि आगे स्टोरी में क्या होगा, तो हम वो किताब छोड़ देंगे, नहीं पढ़ेंगे, इनफैक्ट बोरिंग लगेगी हमको। फाइन, तो ये सारी चीज़ें जो एस्पेक्ट्स एक नॉवेल के अंदर होनी चाहिए, स्टोरी टेलिंग में होनी चाहिए, वो सब चीज़ें आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये भी एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपके चैप्टर में जब चैप्टर एंड होता है तो बिल्कुल एंड में एक बॉक्स है। हम सबसे पहले वो बॉक्स पढ़ेंगे। रीज़न क्या है उस बॉक्स के पढ़ने का? क्योंकि अगर हमने ये बॉक्स पढ़ लिया तो हमको चैप्टर इजीली समझ में आएगा, क्योंकि इस बॉक्स में जो लास्ट में दिया हुआ है चैप्टर में, उसमें एक स्टोरी दी हुई है यहाँ पर,
और इस स्टोरी का कहीं ना कहीं चैप्टर के बीच में जिक्र हुआ है यानी मेंशन हुआ है। अगर ये बॉक्स पहले नहीं पढ़ेंगे तो आपको वो समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले ये बॉक्स पढ़ लेते हैं। तो बॉक्स की हेडिंग है द 1001 अरेबियन नाइट्स। अब ये 1001 अरेबियन नाइट्स क्या है? एक बुक, एक नॉवेल का नाम है। उसका थोड़ा सा पार्ट इस बॉक्स में पढ़ते हैं कि इस बुक की जो स्टोरी थी उसमें क्या था। The 1001 Arabian Nights is a collection of stories loosely linked together, narrated by a young girl, शेहरज़ादे। अब ये जो 1001 अरेबियन नाइट्स की जो बुक है, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरीज का कलेक्शन है इस किताब में, जो एक दूसरे से लिंक्ड है सारी स्टोरीज इस बुक में। और ये जो सारी स्टोरीज हैं उसको किसने नरेट किया है, किसने अपने मुँह ज़बानी बताया है और सुनाई अपनी कहानी? एक छोटी सी लड़की ने जिसका नाम है शेहरज़ादे या शेहरज़ाद। ओके, शी वॉज अ डॉटर ऑफ द वजीर और मिनिस्टर who had to serve a peculiar king। अब ये जो लड़की है शेहरज़ाद, ये एक वजीर की बेटी थी, या जिसको हम मिनिस्टर भी कहते हैं। वजीर वो होते हैं जो एक किंग के अंडर काम करता है, और ये जो किंग जिसके अंडर इसके फादर काम करते थे शेहरज़ादे के, वो बहुत पेक्यूलियर किंग था, यानी कि बहुत स्ट्रेंज, अजीब व गरीब, अजीब टाइप का बहुत किंग था। The king married on a daily basis. His wife was always beheaded after the wedding night। अब ये किंग डेली बेसिस पे शादी करता था अलग अलग लड़कियों से, और हर एक दिन या फर्स्ट नाइट अपनी वाइफ के साथ स्पेंड करने के बाद वो अपनी वाइफ को बीहेड कर देता था, यानी उसका सर धड़ से अलग करके उसको किल कर देता था। तो ये बहुत ही अजीब और यानी कि पेक्यूलर टाइप का किंग था, जिसके अंडर वजीर काम करता था। वो जो वजीर था वो शेहरज़ादे का फादर था। शेहरज़ाद टेल्स हर फादर दैट शी विशेस टू मैरी द किंग। अब शेहरज़ाद ये लड़की है, इसने अपने फादर को बताया कि मेरी इच्छा है कि मैं इस किंग से शादी करूं। भाई अगर इस किंग से शादी करेगी तो किंग तो इसके साथ 1 डे 1 नाइट स्पेंड करके इसको मार डालेगा। ही रिलक्टेंटली एग्रीज, लेकिन फिर भी शेहरज़ाद के जो फादर हैं वो रिलक्टेंटली यानी बहुत हेजिटेट होके, हिचकिचाहट में, पहले नहीं करके फिर हाँ करके फाइनली एग्री कर जाते हैं कि ठीक है तुम किंग से शादी कर लो। शी tells the king an interesting story on their wedding night and makes sure to stop at an interesting point at the crack of dawn। तो शेहरज़ाद ने क्या किया कि अपनी वेडिंग की रात को अपने हस्बैंड को एक अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने का इसने डिसाइड किया कि मैं एक कहानी सुनाऊंगी, और जब स्टोरी का बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आएगा ठीक उस पॉइंट पे मैं रुक जाऊंगी और सो जाऊंगी। और किस टाइम सो जाऊंगी? क्रैक ऑफ डॉन, यानी सुबह की जब रात में स्टोरी सुनाना स्टार्ट करूंगी और सुबह की जब पहली किरण होगी उस टाइम पर मैं बिल्कुल इंटरेस्टिंग पार्ट चल रहा होगा स्टोरी का, बीच में ही मैं बिल्कुल रुक जाऊंगी, बिल्कुल साइलेंट हो जाऊंगी और सो जाऊंगी। The king is unwilling to execute her because he wants to hear the end of the story। Execute her का मतलब kill her। अब king, सुबह हो गई, शादी की भी एक रात हो गई, अब वो मार नहीं रहा है अपनी बीवी को। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्यूरियोसिटी है, यार इसने तो सो गई, मुझे आगे की स्टोरी सुननी है, मार दूंगा तो स्टोरी कैसे सुन पाऊंगा, तो उसको नहीं मारता है। This scheme was extremely risky, but Scheherazade is successful in continuously linking stories over many nights। अब ये जो स्कीम, ये जो तरीका अपना रही थी शेहरज़ाद कि हर रात वो अपने हस्बैंड को, एक किंग को एक कहानी सुना रही थी, और जैसी सुबह की पहली किरण आ रही थी और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ स्टोरी पे वहाँ पे बीच में रुक जा रही थी। ये बहुत रिस्की काम था, क्योंकि कभी भी किंग भड़क सकता था, मार भी सकता था इसको, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शेहरज़ाद इस स्कीम में बहुत सक्सेसफुल हुई। वो आने वाली हर रात में अपने हस्बैंड को एक नई स्टोरी सुनाती थी, until finally the king accepts her as his queen and stops the horrible practice of executing his wife। तो ये चीज़, ये जो स्टोरी सुनाने की जो ये हैबिट थी, ये शेहरज़ाद ने हर रात कंटिन्यू करी, और तब तक करी जब तक किंग ने उसको अपनी वाइफ एज अ क्वीन, अपनी रानी की तौर पे एक्सेप्ट ना कर लिया। और फाइनली जब उसने एक्सेप्ट कर लिया कि ये मेरी बीवी है, मैं इसको लव करता हूँ, ये मेरी क्वीन है, तो उसने ये हॉरिबल, ये बेकार प्रैक्टिस, ये तरीका अपनी वाइफ को एग्जीक्यूट करने का, यानी किलिंग हिज वाइफ का जो ये तरीका था, ये करना जब तक उसने बंद नहीं करा तब तक शेहरज़ाद ये करती रही।
तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी द 1001 अरेबियन नाइट्स की बुक में, उसका एक छोटा सा ये पार्ट है। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर की स्टार्टिंग, सो दैट आपको चैप्टर इजीली समझ आए, क्योंकि कहीं ना कहीं बीच में इस स्टोरी के बारे में मेंशन्ड है। ठीक है, यहां से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। वी शैल ऑल एग्री द फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ द नॉवल इज इट्स स्टोरी टेलिंग एस्पेक्ट। हम, वी कौन, यानी हम सबको ये चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि फंडामेंटल एस्पेक्ट जो है एक नॉवल का, वो उसका स्टोरी टेलिंग एस्पेक्ट है। फंडामेंटल का मतलब बेसिक, कि एक नॉवल, अगर एक पूरी किताब है जिसमें बहुत सारी कहानियां हैं, उसका सबसे बेसिक एस्पेक्ट उसका स्टोरी टेलिंग एस्पेक्ट ही है। अगर मैं एक नॉवल पढ़ रही हूँ और मुझे उसमें से कोई अच्छी स्टोरी मुझे नहीं मिल रही है, तो यानी कि वो नॉवल ख़त्म, कोई नहीं पढ़ेगा, वो फ्लॉप है। तो हमको ये चीज़ एग्री भी करनी पड़ेगी और एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि जो फंडामेंटल एस्पेक्ट है एक नॉवल का, वो उसका स्टोरी टेलिंग एस्पेक्ट है, कि कहानी अगर अच्छे से हम सुनेंगे और पढ़ेंगे एक नॉवल पढ़ने के बाद, तो ही वो नॉवल सक्सेसफुल है। बट वी शैल वॉइस आवर असेंट इन डिफरेंट टोन्स। असेंट का मतलब क्या होता है? द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कि हमने किस तरीके से कोई चीज़ को एक्सेप्ट किया यानी स्वीकार किया है। मुझे फॉर एग्जाम्पल मेरी फ्रेंड ने एक स्टोरी सुनाई, किस एक्सेंट में सुनाई, किस तरीके से उसने मुझे सुनाई, और मैंने उसको किस तरीके से एक्सेप्ट किया, ये डिफरेंट टोन पे डिपेंड करता है। मान लीजिए मेरी टीचर मुझे एक स्टोरी सुनाएगी, वो एक डिफरेंट टोन में सुना रही है। मेरी फ्रेंड मुझे एक स्टोरी सुना रही है, वो वही स्टोरी सुना रही है पर डिफरेंट टोन में। मेरे फादर मुझे वही स्टोरी सुना रहे हैं पर डिफरेंट टोन में। तो हर इंसान का जो स्टोरी टेलिंग का जो ये तरीका है, वो डिफरेंट टोन होती है, वो डिफरेंट तरीका होता है, और उसको मैं कैसे एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैं कैसे उस चीज़ को समझ रही हूँ, अलग अलग लोगों से सेम ही चीज़ को, वो डिपेंड करता है किस तरीके से वो मुझे स्टोरी सुना रहे हैं। And it is on the precise tone of voice we employ now that our subsequent conclusions will depend. Precise का मतलब होता है clear, बिल्कुल clearly. Employ का मतलब होता है use, किसी चीज़ को इस्तेमाल करना. Subsequent का मतलब होता है following, यानी इसके बाद जो चीज़ following होगी, यानी इसके बाद जो चीज़ follow करती हुई आपके पास आएगी. तो वो बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि ये चीज़ बिल्कुल क्लियर टोन पर डिपेंड करती है, आपकी क्लियर टोन ऑफ वॉइस, कि अगर आपकी वॉइस की टोन एक्सप्रेशन बिल्कुल क्लियर है, जो आप अभी यूज़ कर रहे हो यानी एम्प्लॉय कर रहे हो अभी आप, वही फॉलो करेगा आपका कंक्लूजन, और उसी पे आपका कंक्लूजन डिपेंड करेगा। यानी जो मुझे स्टोरी सुना रहा है वो किस तरीके से अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन कर रहा है, आवाज़ किस तरीके से निकाल रहा है, एक्सप्रेशंस किस तरीके से यूज़ कर रहा है, और वही चीज़ फॉलो करेगा मेरा कंक्लूजन, यानी आखिरी में कंक्लूजन यानी एंडिंग जो है उसी चीज़ पर डिपेंड करेगी कि उसने मुझे स्टोरी कैसे सुनाई, और अंत में मैंने उसकी स्टोरी एक्चुअली समझी कैसे। वो डिपेंड करता है उसकी टोन ऑफ वॉइस पे जो मुझे स्टोरी सुना रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लेट अस लिसन टू 3 वॉइसेस। अब यहाँ बोल रहे हैं आओ अब आप 3 आवाज़ों को सुनते हैं, यानी जो ऑथर है एक क्वेश्चन पूछेंगे 3 लोगों से, और एक ही क्वेश्चन का 3 अलग अलग लोग कैसे जवाब देते हैं और क्या जवाब देते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो 3 वॉइसेस का मतलब 3 लोगों के जवाब सुनते हैं। आइए हम एक सवाल पूछेंगे और उसी सवाल का 3 अलग अलग लोग क्या जवाब देते हैं। इफ़ यू आस्क वन टाइप ऑफ मैन व्हाट डज अ नॉवल डू, ही विल रिप्लाई प्लेसेडली। तो सबसे पहले मैन से पूछ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अगर आप एक तरीके के आदमी से पूछोगे, सवाल पूछोगे व्हाट डज अ नॉवल डू, कि ये जो एक नॉवल है, जो किताब है स्टोरीज की, ये क्या करती है, तो वो बहुत प्लेसेडली यानी बहुत कामली, बहुत पोलाइटली, शांति से आपको रिप्लाई करेगा, वेल आई डोंट नो, खैर मुझे नहीं पता, इट सीम्स अ फनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन टू आस्क, ये तो बहुत मजाकिया क्वेश्चन लग रहा है जो आप मुझसे पूछ रहे हो। अ नॉवल इज अ नॉवल, एक नॉवल होती है, और क्या होती है, वेल आई डोंट नो, आई सपोज इट काइंड ऑफ टेल्स अ स्टोरी। तो कहता है खैर मुझे पता नहीं कि नॉवल ऐसे बेसिकली होती क्या है, बट या नॉवेल्स आपको एक स्टोरी बताती हैं, कहानियाँ होती हैं नॉवल में, सो टू स्पीक, मतलब और हम उसी के बारे में बात भी करते हैं।
ही इज क्वाइट गुड टेम्पर्ड एंड वेग। तो अब यहाँ पे सवाल पूछा हमारे ऑथर ने एक पहले आदमी से, उन्होंने आपको बोला 3 वॉइसेस सुनाऊंगा, यानी 3 लोगों का जवाब बताऊंगा। पहले आदमी ने बहुत कामली इजीली बोल दिया कि भाई ठीक है, नॉवल तो नॉवल होती है, कहानी सुनाती है, मुझे ज़्यादा पता नहीं है सच। इससे ऑथर को ये पता लगता है कि ही इज अ गुड टेम्पर्ड एंड वेग। गुड टेम्पर्ड यानी नॉट इजीली गेट अपसेट एंड एंग्री, कि इसके जवाब से पता चल रहा है कि ये जो इंसान है ये बहुत शांत स्वभाव का इंसान है, बहुत जल्दी गुस्सा नहीं आता इसको या ये अपसेट नहीं होता, और ये इंसान बहुत वेग है, यानी कम्युनिकेटिंग इन एन अनफोकस्ड वे। आपसे बात कर रहा है कंप्लीटली आपके ऊपर फोकस नहीं करते हुए, यानी अपना भी कुछ काम भी कर रहा है, बात भी कर रहा है, ध्यान से इतनी बात नहीं कर रहा। तो उसने आपने उससे क्वेश्चन पूछा और उसने बहुत कैजुअली आपको आंसर कर दिया, हाँ नॉवल नॉवल क्या है, किताब है, ठीक है, स्टोरी है। तो इस तरीके का ये आदमी पहला आदमी लगा हमारे ऑथर को। एंड प्रोबेबली ड्राइविंग अ मोटर बस एट द सेम टाइम एंड पेइंग नो मोर अटेंशन टू लिटरेचर दैन इट मेरिट्स। तो ऑथर बताते हैं कि ये जो पहले किस्म का आदमी है वो थोड़ा बेसिकली इस टाइप का आदमी की बेसिकली ऐसे बात कर रहा है, ऐसे जवाब दे रहा है जैसे मोटर बस चला रहा है या ड्राइविंग कर रहा है, और ज़्यादा कोई अटेंशन, ज़्यादा कोई ध्यान नहीं दे रहा है लिटरेचर पे, यानी लिटरेचर के इस क्वेश्चन पे कि नॉवल आपके लिए क्या करती है या नॉवल क्या है। तो लिटरेचर यानी साहित्य पे और जो उसके मेरिट्स एडवांटेजेस पे इतना उसको ध्यान नहीं है इस पहले आदमी को, और उसने बहुत कामली प्लेसेडली कैजुअली इस क्वेश्चन का आंसर कर लिया। तो 3 वॉइसेस में से पहला वॉइस, पहला आदमी की जो आवाज़ और रिस्पॉन्स है इस क्वेश्चन के लिए, वो तो हमने पढ़ लिया। आइए दूसरा पढ़ते हैं आगे। अनदर मैन whom I visualize as on a golf course will be aggressive and brisk। अब दूसरे आदमी से ही सेम वही क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डज अ नॉवल डू, कि नॉवल क्या करती है। तो इसको कैसे विजुअलाइज कर रहे हैं हमारे ऑथर, आए विजुअलाइज यानी ऑथर उसको इस नज़रिए से देख रहे हैं कि जो दूसरे काइंड ऑफ इंसान है ये गोल्फ कोर्स में है, यानी गोल्फ नामक जो गेम है वो खेल रहा है इस फील्ड पे, और उससे मैंने जब ये क्वेश्चन पूछा तो उस टाइम वो थोड़ा सा अग्रेसिव होगा, यानी गुस्से में होगा। क्यों? क्योंकि उसके गेम के पीछे बीच में मैंने उससे क्वेश्चन पूछ लिया है। और वो ब्रिस्क होगा। ब्रिस्क का मतलब अ पर्सन हु वांट्स टू गेट थिंग्स डन क्विकली, एक ऐसा इंसान जो जल्दी जल्दी काम कंप्लीट करना चाहता है। तो वो गेम खेल रहा है, पूरा फोकस उसका गेम पे है, और बीच में आके मैंने क्वेश्चन पूछ लिया तो वो मुझे थोड़ा अग्रेसिव दिख रहा है, और वो चाहता है कि मैं जल्दी अपना सवाल कंप्लीट करूं और जाऊं, सो दैट वो अपना गेम कंटिन्यू कर पाए। तो वो क्या रिप्लाई करेगा इस सवाल का? ही विल रिप्लाई, व्हाट डज अ नॉवल डू, क्या करता है एक नॉवल? वाई टेल अ स्टोरी ऑफ कोर्स एंड आई हैव नो यूज फॉर इट इफ इट डिडंट। तो वो रिप्लाई करेगा कि क्या नॉवल स्टोरी बताता है और क्या बताता है, और इफ आई हैव ऑफ नो यूज यानी मेरा कोई काम नहीं है नॉवल में, अगर इफ इट डिडंट यानी अगर नॉवल कोई स्टोरी ना बताए मेरे हमें, तो ये नॉवल मेरे किसी काम की नहीं है, क्योंकि मैं स्टोरी पढ़ने के लिए नॉवल खरीदता हूँ। आई लाइक अ स्टोरी, मुझे तो कहानी पढ़ना पसंद है। वेरी बैड टेस्ट, मेरा टेस्ट बहुत ख़राब है, यानी जो मेरी चॉइस है नॉवेल्स चूज़ करने की वो टेस्ट मेरा बहुत ख़राब है ऑन माई पार्ट, यानी मेरी बात अगर करूँ तो नो डाउट इसमें कोई संदेह भी नहीं है। बट आई लाइक अ स्टोरी, पर फिर भी मैं नॉवेल्स खरीदता हूँ क्योंकि मुझे स्टोरी पढ़ना पसंद है, और नॉवेल्स में हमें स्टोरी ही पढ़ने को मिलती है। यू कैन टेक योर आर्ट, you can take your literature, you can take your music, but give me a good story। तो ये आदमी क्या रिप्लाई करेगा? वो बोलेगा आप अपना आर्ट, अपनी कला अपने पास रखो, अपना लिटरेचर, अपनी इंग्लिश की किताबें, साहित्य अपने पास रखो, अपना म्यूजिक, गाना बजाना भी अपने पास रखो, बट गिव मी अ गुड स्टोरी। अगर मैं नॉवेल खरीद रहा हूँ तो मुझे एक अच्छी स्टोरी चाहिए, उसमें मुझे फालतू की चीज़ें भले हटा दो आप, स्टोरी अच्छी होनी चाहिए मेरे लिए तो। एंड आई लाइक अ स्टोरी टू बी अ स्टोरी, और मुझे स्टोरी एक स्टोरी जैसे ही पसंद है, यानी अगर मैं कोई कहानी पढ़ रहा हूँ तो मुझे प्रॉपर कहानी फॉर्म में ही वो अच्छी लगती है। ये नहीं कि बीच में आपने गाना भी घुसा दिया, आर्ट पेंटिंग घुसा दिया, ये मुझे नहीं चाहिए। माइंड, और ध्यान रखिए आप, एंड माई वाइफ द सेम, मेरी वाइफ भी इसी तरीके की है, उसे भी इस तरीके का ही पसंद है और इसी तरीके की स्टोरीज उसको पसंद है। तो जो सेकेंड टाइप का आदमी है उसने ये जवाब दिया इस सवाल पर। एंड अ थर्ड मैन, अब थर्ड मैन का देखते हैं कि अगर उससे यही सवाल पूछा गया व्हाट डज अ नॉवल डू, तो वो क्या रिप्लाई करेगा? ही सेज इन अ सॉर्ट ऑफ ड्रूपिंग रिग्रेटफुल वॉइस। रिग्रेटफुल का मतलब क्या होता है? फीलिंग सॉरी फॉर समवन, जब आप किसी के लिए सॉरी फील करते हो,
आप ड्रूपिंग हो जाते हो, यानी कि आपके कंधे झुक जाते हैं, हाँ मतलब बहुत सैड होके। तो उसने बहुत सैड होके जवाब देगा, यस ओ डियर यस द नॉवल टेल्स अ स्टोरी, कि हाँ डियर स्टोरी या नॉवल एक स्टोरी बताती है हमें, और क्या। आई रिस्पेक्ट एंड एडमायर द फर्स्ट स्पीकर। आई कौन? ऑथर। ऑथर बोलते हैं कि इन तीनों लोगों में से मैं पहला वाला जो स्पीकर था, पहला स्पीकर यानी कि वो जिसने बहुत कामली बता दिया, हाँ स्टोरी है, ज़्यादा पता नहीं, काम भी कर रहा है अपना, मोटर बस चला भी रहा है और हमें क्या कर रहा है, जवाब भी दे रहा है हमारी बात का। तो वो कहते हैं मैं पसंद करता हूँ यानी एडमायर करता हूँ फर्स्ट स्पीकर को, पहले वाले आदमी को। आई डिटेस्ट एंड फेयर द सेकेंड, जो सेकेंड वाला गोल्फ कोर्स वाला बंदा था उसको मैं डिटेस्ट करता हूँ यानी डोंट लाइक, मैं उस आदमी को पसंद नहीं करता और उससे मुझे डर भी लगता है क्योंकि वो बहुत अग्रेसिव है। एंड द थर्ड इज माई सेल्फ। अब ऑथर बोलते हैं कि जो ये तीसरा बंदा है ना, वो माई सेल्फ यानी वो मैं खुद हूँ, यानी तीसरे टाइप के बंदा जो था उसी टाइप का इंसान मैं हूँ। कि अगर मुझसे कोई ये सवाल पूछे कि व्हाट डज अ नॉवल डू, तो मैं बहुत सैड होकर बोलूँगा हाँ नॉवल स्टोरी बताता है, और क्या, सिंपल। यस ओ डियर यस द नॉवल टेल्स अ स्टोरी, इतनी सिंपल तरीके से बोलूँगा मैं तो बहुत सैड होके। दैट इज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट विदाउट विच इट कुड नॉट एग्जिस्ट। दैट यानी यही एक फंडामेंटल, एक बेसिक चीज है एक नॉवेल की, जो कि होती है स्टोरी, विदाउट विच इट कैन नॉट एग्जिस्ट, यानी बिना स्टोरी के आपकी नॉवेल एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी सरवाइव नहीं कर पाएगी मार्केट में। अगर आपने एक अच्छी नॉवेल खरीदी है यानी उसके अंदर एक अच्छी स्टोरी होना ज़रूरी है। नॉवेल में स्टोरी है तो ही नॉवेल सक्सेसफुल है। दैट इज द हाइएस्ट फैक्टर कॉमन टू ऑल नॉवेल्स। ऑल नॉवेल्स, आप जितनी भी नॉवेल्स खरीद लो, उसका सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी सारे ही नॉवेल्स में सबसे कॉमन चीज़ आपको यही मिलेगी कि एक अच्छी स्टोरी हर नॉवेल में होगी। एंड आई विश दैट इट वॉज नॉट सो। लेकिन अब ऑथर कह रहे हैं कि पर मैं ये आशा करता हूँ, मैं ये अपनी इच्छा जाहिर करता हूँ कि ऐसा नहीं हुए। जब मैं नॉवेल खरीदूँ तो ऐसा नहीं कि उसमें मुझे सिर्फ स्टोरी मिले, दैट इट कुड बी समथिंग डिफरेंट। मुझे स्टोरी के साथ बहुत कुछ डिफरेंट चीज़ें भी पढ़ने का मन करता है जब मैं एक नॉवेल खरीदता हूँ। जैसे कि क्या अलग अलग चीज़ें, मेलेडी यानी म्यूज़िक हो, और परसेप्शन ऑफ ट्रूथ यानी कि कोई चीज़ की मुझे सच्चाई पता चले, अनुभूति हो मुझे किसी नॉलेज की, किसी सच्चाई की। नॉट दिस लो एटविस्टिक फॉर्म। एटविस्टिक का मतलब क्या होता है? रेपिटेशन ऑफ पास्ट स्टाइल विच इज़ नॉट ऑफ आर यूज़। तो ऑथर कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ स्टोरी नहीं चाहिए जब मैं नॉवेल खरीदूं, मुझे उसमें मेलेडी भी चाहिए, परसेप्शन ऑफ ट्रुथ भी चाहिए, और हर बार लो, बिल्कुल लो स्टाइल में जो ये एटविस्टिक फॉर्म मिलता है हमको, यानी कि पास्ट स्टाइल, पुराना वही स्टाइल, वही रिपीटेड पुराना स्टाइल कि यहाँ कहानी शुरू हो रही, चल रही और ख़त्म हो गई, जो अभी हमारे किसी काम की भी नहीं है, जिसको कभी कभी पढ़ के हम बोर भी हो जाते हैं, वो ना हो। जब मैं कोई नॉवेल खरीदूँ तो मुझे उसके में कहानी तो हो ही हो, क्योंकि वो तो बेसिक एस्पेक्ट है एक नॉवेल का, कहानी तो होना ज़रूरी, कहानी नहीं होगी तो नॉवेल फ्लॉप, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। लेकिन इसके अलावा मुझे मेलेडी चाहिए, परसेप्शन ऑफ ट्रुथ चाहिए और बहुत सी एडिशनल चीज़ें चाहिए ताकि इंटरेस्टिंग बने नॉवेल। फॉर द मोर वी लुक एट द स्टोरी दैट इज अ स्टोरी माइंड, the more we disentangle it from the finer growths that it supports. तो the more we look at the story, यानी जितना ज़्यादा हम स्टोरी को डीपली पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा उसमें घुसने की कोशिश करेंगे, और ब्रैकेट में दिया है द स्टोरी दैट इज जस्ट अ स्टोरी, जो कि वो बहुत सिंपल स्टोरी है, एक सिंपल स्टोरी जो कि सिर्फ स्टोरी है। माइंड यानी ध्यान दो उस बात की, वो सिंपल स्टोरी है। जितना उसमें डीपली घुसने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा हम उसके फाइनर ग्रोथ्स जो हैं, छोटी छोटी ग्रोथ एरियाज जो हैं, जो एक स्टोरी में पढ़ के मिलती है, यानी जो मॉरल्स, अच्छा लास्ट में अपन बोलते हैं ना व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी, तो स्टोरी के एंड में जो मॉरल, जो हमको सीख मिलती है, जो अलग अलग शब्द, नए वोकैबलरीज, अलग अलग चीज़ें, जो छोटी छोटी फाइनर ग्रोथ, छोटी छोटी चीज़ें जिनको मिलके एक पूरी स्टोरी बनती है, उस चीज़ से हम डिसएंटैंगल हो जाएंगे, यानी सेपरेट हो जाएंगे, यानी अलग हो जाएंगे। क्योंकि हम स्टोरी में इतना घुसने की कोशिश करेंगे, हम उसकी फाइनर ग्रोथ्स को, जो उसको सपोर्ट करके बैठी है, उसको भूल जाएंगे। द लेस शैल वी फाइंड टू एडमायर, और जितना डीपली घुसेंगे उतना ज़्यादा हम उसको लेस यानी स्टोरी को कम एडमायर करेंगे, यानी कम पसंद करेंगे,
उतनी ज़्यादा हमको बोरिंग स्टोरी लगने लगेगी और डिफ़िकल्ट भी लगेगी। उसको महज एक सिंपल स्टोरी की तरह लो। इट रन्स लाइक अ बैकबोन और मे आई से अ टेपवर्म, फॉर इट्स बिगनिंग एंड एंड आर आर्बिट्ररी। अब ध्यान दीजिए इस लाइन पे, बैकबोन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। अगर आप रीढ़ की हड्डी को देखेंगे तो ये होती है हमारे अंदर, इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका एक एंडिंग पॉइंट भी है, और बीच में क्या है, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ थोड़े और बड़े हैं, कुछ बिल्कुल ही बड़े हैं। एक स्टार्टिंग है, एक एंड है, और बीच में छोटे छोटे पार्ट्स से मिलके पूरी हमारी रीढ़ की हड्डी बनी है। दूसरा शब्द आया है टेप वर्म। टेप वर्म यानी वो कीड़ा, वो इंसेक्ट जो सब्जियों में निकलता है ग्रीन कलर का, इस तरीके से। ये भी, इसका भी एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और इसका भी एक एंडिंग पॉइंट होता है, और बीच में छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिस तरीके से इस बैकबोन में होते हैं। ऐसे छोटे छोटे पार्ट से मिलके पूरा ये इल्ली यानी टेपवर्म पूरी इस तरीके से बनता है ये कीड़ा। यस, ओके। तो वो बोल रहे हैं कि जो हमारी स्टोरी होती है नॉवेल में, वो बैकबोन की तरह या टेपवर्म की तरह चलती है। जैसे बैकबोन में और टेपवर्म में एक स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है और बीच में छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे, कुछ बड़े कुछ छोटे। एग्जैक्टली हमारी स्टोरी में भी एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट होता है, और बीच में छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें, इंसिडेंट्स, एग्जाम्पल्स होते हैं स्टोरी में, जो पूरी स्टोरी को कंप्लीट करता है। फॉर इट्स बिगनिंग एंड एंड आर आर्बिट्री, क्योंकि स्टोरी की बिगनिंग और स्टोरी की जो एंडिंग होती है वो आर्बिट्रेरी है, यानी बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस रादर देन अ सिस्टम, यानी रैंडम चीज़ों से मिलके बनी है बीच की चीज़ें, कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है। यानी एक स्टार्टिंग है, एक एंडिंग है, बीच में कुछ चीज़ें बड़ी हैं, कुछ छोटी हैं। वैसी स्टोरी में भी कुछ बड़े एग्जाम्पल हैं, कुछ छोटे एग्जाम्पल हैं, बीच में कोई छोटी मोटी चीज़ दे दी, कुछ मॉरल ऑफ द स्टोरी दे दिया, या पार्ट्स में डिवाइड कर दिया पूरी स्टोरी को। तो वो आर्बिट्रेरी है, प्रॉपर कोई सिस्टम से नहीं बनी है पूरी स्टोरी या पूरी नॉवल। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है इन सब छोटी छोटी बीच की जो फाइनल ग्रोथ्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको ज्वाइन करके एक प्रॉपर स्टार्टिंग और एंडिंग दे स्टोरी का। इट इज़ इमेंसली ओल्ड। अब जो स्टोरी है, ये कहानी सुनने और सुनाने की जो प्रथा है, इमेंसली ओल्ड है। बहुत पुराने प्राचीन काल से लोग कहानियाँ सुनते और सुनाते आ रहे हैं। गोज बैक टू नियोलिथिक टाइम्स, अभी से नहीं, नियोलिथिक टाइम से। नियोलिथिक टाइम क्या होता है? द पीरियड ऑफ स्टोन एज विथ वाइड रेंज ऑफ डेवलपमेंट्स। जब वो ज़माना आया था जब स्टोन एज आया था, यानी पत्थर को इंसान ने डेवलप किया था, और उस टाइम बहुत सारे डेवलपमेंट्स होना स्टार्ट हो चुके थे। वो टाइम पीरियड को हम हिस्ट्री में नियोलिथिक टाइम कहते हैं। तो कह रहे हैं उस टाइम से लोग कहानियाँ यानी स्टोरियाँ सुनने और सुनाने का प्रथा तब से चली आ रही है। परहैप्स यानी शायद, टू पैलियोलिथिक यानी नियोलिथिक, क्या उससे भी पहले जो पैलियोलिथिक टाइम आया है तब से लोग कहानी सुनने और सुनाने की प्रथा से चले आ रहे हैं। पैलियोलिथिक यानी द अर्लीस्ट फेज ऑफ स्टोन एज, जब ये स्टोन एज जो पत्थर डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था उससे भी पहले जो उसका सबसे अर्ली, सबसे पहला स्टेज था, उसको पैलियोलिथिक कहते हैं। तो उस टाइम से लोग कहानियाँ सुनने और सुनाने में लगे हुए हैं। निएंडरथल मैन लिसन टू स्टोरीज। निएंडरथल मैन क्या होता है? अर्ली मैन, जो सबसे पहला अर्ली मैन था, इस तरीके का जो दिखता था, जिसके चेहरे पे बहुत सारे हेयर और बाल हुआ करते थे, ये भी उस जमाने में स्टोरी सुनते थे। इफ वन में जज बाय द शेप ऑफ ए स्कल, स्कल यानी उसका पूरा चेहरा, अगर आप उसका ये चेहरा, ये स्कल देखेंगे, उसका मुंह देखेंगे, तो क्या आप ये जज कर सकते हो कि ये भी बैठते थे आँख जला के साइड में घेरा बना के और कहानियाँ सुनते थे? ये भी तो ये उस ज़माने से प्रथा चली आ रही है कहानियाँ सुनने सुनाने की, और कहानियों की स्टार्टिंग और एंडिंग और बीच की छोटे छोटे पार्ट से जिनसे स्टोरी मिलके बनती है, ये सब चीज़ें जो प्रथा है ये पुराने ज़माने से, प्राचीन काल से, अभी कोई नई चीज़ हम नहीं कर रहे हैं। The primitive audience was an audience of shockheads, gaping round the campfire, fatigued with contending against the mammoth or the woolly rhinoceros. अब primitive का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? एंशियंट और फर्स्ट, बहुत पुराने ज़माने की, या जो
सबसे पहली चीज रही होगी सदियों सालों पहले। शॉक हेड्स का मतलब क्या होता है? कवर्ड विथ हेयर। ऐसे हेड्स, ऐसी मुंडियां, चेहरे जो बहुत बालों से कवर्ड रहती हैं, जैसे हमारे अर्ली मैन। गेपिंग का मतलब क्या होता है? जब आप कहानी सुनते हो तो कभी कभी आप ऐसे मुंह खोल के सुनते हो कि अब आगे क्या होगा, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो कि आप ऐसे देखते हो कि मतलब क्या होगी कहानी। फटीग्ड का मतलब टायर्ड, यानी बहुत ज़्यादा जब आप थके हुए रहते हो। मैमोथ क्या होता है? ये जो बड़ा सा आप एलिफेंट देख रहे हैं, ये मैमोथ है। ये अर्ली मैन के ज़माने में हुआ करता था, अभी एक्सटिंक्ट हो चुका है। वुली राइनोसरस, ये है राइनोसरस, ये भी अर्ली मैन के ज़माने में होता था, अब ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, यानी ये जानवर, ये इसकी स्पीशी, प्रजाति खत्म हो चुकी है। ये एक राइनो और वुली है, यानी वुल से पूरा कवर्ड है। ओके, अब पढ़ते हैं इस लाइन का क्या मतलब है। तो जो सबसे पहले, सबसे एंशिएंट, पुरानी ज़माने की हमारी ऑडियंस हुआ करती थी, और वो ऑडियंस जो कहानियाँ सुना करती थी, वो शॉक हेड्स वाली ऑडियंस होती थी, यानी अर्ली मैन हुआ करते थे जिनके चेहरे पे बहुत सारे बाल कवर्ड रहते थे। और वो कैंप फायर, जैसे हम लोग कभी कैंपिंग करने जाते हैं तो बीच में फायर लगा के उसके आसपास गोला बना के बैठते हैं, गाना बजाना करते हैं, वही तो वो लोग भी कैंप फायर ऐसे जलाते थे और उसके आसपास बैठते थे और कहानी सुनते थे और गेपिंग करते थे, यानी वो भी बहुत इतने इन्वॉल्व हो जाते थे कि ऐसे मुंह खोल के सुनने लगते थे। फटीग्ड, थके हुए भी रहते थे पूरे दिन के वो लोग, लेकिन फिर भी रात को कहानी सुनना उनको अच्छा लगता था। कंटेंटिंग मीन्स सैटिस्फाइंग। जब आप कंटेंट होते हो यानी सेटिस्फाई रहते हो, या फिर एक तरीके पे टिक के बैठ जाते हो अपने मेमोथ पे या अपने वुली राइनोसरस पे, इस तरीके से बैठ जाते हो। एंड ओनली केप्ट अवेक बाय सस्पेंस, और इतने थकने के बाद, इतनी स्टोरी सुनने के बाद भी वो सिर्फ क्यों अवेक, क्यों जागते रहते थे? क्योंकि उनके माइंड में सिर्फ सस्पेंस रहता था कि अब आगे कहानी में क्या होगा। पूरे दिन की कड़ी मेहनत मशक्कत करने के बाद, शिकार करने के बाद, वो कहानी सिर्फ इसीलिए सुनते थे रात में क्योंकि उनको मन में क्यूरियोसिटी होती थी, जिज्ञासित रहते थे, जानने के इच्छुक रहते थे कि अब आगे स्टोरी में क्या सस्पेंस है, क्या होगा, व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट। यही चीज उनके माइंड में आती थी कि अब आगे स्टोरी में क्या होगा। द नॉवेलिस्ट droned on and so as the audience guessed what happened next, they either fell asleep or killed him। जो नॉवेलिस्ट होता है, जो इंसान उनको उस वक्त स्टोरी सुना रहा होगा, वो ड्रोन कर रहा होगा, यानी स्पीक इन अ डल और बोरिंग टोन। यानी वो नॉवेलिस्ट की बात नहीं हो रही, यानी ये अभी के ज़माने की बात हो रही है कि आज के ज़माने के जो नॉवेलिस्ट हैं, जो उपन्यासकार हैं, जो ये नॉवेल्स लिखते हैं, वो ड्रोन करते हैं, यानी ऑन एंड ऑन एंड ऑन, वही डल तरीके से, बोरिंग तरीके से वही कहानी सुनाते हैं, और ऑडियंस कहीं ना कहीं गेस कर लेती है कि अब आगे क्या होगा। इतनी बोरिंग होती है कि ऑडियंस बोल देती है देखना अब आगे ये चीज़ होगी। या फिर फेल अस्लीप, या तो कहानी सुनते सुनते ऑडियंस सो जाएगी या इतना गुस्सा हो जाएगी, उसकी इरिटेट हो जाएगी उसकी स्टोरी कर सुन के कि किल्ड हिम, यानी मार ही डालेगी हमारे किसको, नॉवेलिस्ट को। ठीक, तो आज सोचो उस ज़माने में इतना थकने के बाद भी पुराने अर्ली मैन कहानी सुनते थे, लेकिन आज के ज़माने में नॉवेलिस्ट जो होते हैं बहुत बोरिंग कहानियाँ लिखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, लोग बोर हो जाते हैं, सो जाते हैं, या तो फिर इरिटेट हो जाते हैं। We can estimate the dangers incurred when we think of career of शहरजाद in somewhat later times। अब आ जाती है यहाँ पे बात शहरजाद नाम की वही लड़की की जिसकी स्टोरी हमने पढ़ी थी वो बॉक्स में एंड में। यस, तो अब हम शहरजाद की अगर बात करें तो हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं, हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि उसकी लाइफ में कितने खतरे, कितने डेंजर्स थे उस किंग से शादी करने के बाद। और शहरजाद अवॉइडेड हर फेट, लेकिन फिर भी शहरजाद ने अपनी फेट यानी जो उसकी डेस्टिनी थी, जो उसकी किस्मत में था कि भाई इस किंग से शादी करने के बाद एक रात बाद मरना पड़ेगा, वो तुम्हें किल कर देगा, उसने उस चीज़ को अवॉइड करा, उसने अपनी किस्मत को पलटा, उसने अपनी किस्मत को बदला। क्यों बदला? बिकॉज शी न्यू हाउ टू वील्ड द वेपन ऑफ सस्पेंस। वील्ड का मतलब क्या होता है? यूज़ करना, इस्तेमाल करना। तो उसको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता थी कि सस्पेंस अगर मैं क्रिएट कर दूं किसी की लाइफ में तो सामने वाला क्यूरियस हो जाएगा, पागल हो जाएगा जानने के लिए कि आगे क्या हुआ था।
और इसी वेपन, इसी अपने हथियार को उसने यूज करके उसने अपनी किस्मत बदली और वो क्वीन बन गई और उसको उसके पति ने मारा भी नहीं। द ओनली लिटरेरी टूल यानी ये एक साहित्य का ऐसा टूल, एक ऐसा चीज है सस्पेंस क्रिएट करने का जिससे आप कुछ भी कर सकते हो, दैट हैज एनी इफेक्ट ऑन टायरेंट्स एंड सैवेजेस। टायरेंट्स मतलब अ क्रूअल किंग, एक बहुत जालिम राजा को टायरेंट कहते हैं। और सैवेजेस कौन होते हैं? मॉन्स्टर्स, यानी कि भयानक राक्षसी हरकतें करने वाले जानवर या मॉन्स्टर्स। वो हर दिन अपनी बीवी का गले सर धड़ से अलग कर दे रहा था, तो वो मॉन्स्टर ही तो हुआ जो हैवानियत पे उतर आया था, तो वो सैवेज हुआ। तो शहरजाद को बहुत अच्छे से पता था कि इस तरीके के टायरेंट्स और सैवेजेस यानी कि जानवर जैसी हरकत करने वाले इस तरीके के जालिम राजाओं को कैसे अपने काबू में करना है। ये लिटरली टूल यूज करना है सस्पेंस का। हर दिन सस्पेंस क्रिएट करो ताकि वो आपको मारे ही ना, क्यूरियस हो जानने के लिए कि आगे क्या हो, और तब तक करते रहो जब तक कि वो आपको अपनी लाइफ में एज अ वाइफ, एज हिज क्वीन एक्सेप्ट ही ना कर ले। ग्रेट नॉवेलिस्ट दो शी वॉज एक्सक्विसिट इन हर डिस्क्रिप्शंस। अब ग्रेट नॉवेलिस्ट शी वॉज, तो कौन? शी, शहरजाद। अब ये शहरजाद नाम की वो यंग गर्ल की बात हो रही है कि वो बहुत ग्रेट नॉवेलिस्ट थी भाई। उसको तो ये लिटरेचर का, ये साहित्य का जो टूल है सस्पेंस क्रिएट करने वाला वेपन, उसको बहुत अच्छे से आता था। जो डिस्क्रिप्शंस थे उसके, यानी जब वो अपने हस्बैंड को स्टोरी सुनाती थी और अलग अलग कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करती थी, वो बहुत एक्सक्विसिट थे, यानी बहुत लवली, बहुत प्यारे तरीके से हर चीज़ को डिस्क्राइब करती थी। टॉलरेंट इन हर जजमेंट्स, टॉलरेंट यानी ओपन माइंडेड, जो भी वो जज करती थी, जो भी अपने हस्बैंड को देखती थी, समझती थी, उसमें टॉलरेंट थी, यानी काफ़ी ओपन माइंडेड थी और बर्दाश्त करने की भी शक्ति थी उसमें। इंजीनियस इन हर इंसिडेंट्स, जो भी छोटे मोटे किस्से वो अपनी स्टोरी में सुनाती थी, वो सुनाते वक्त भी बहुत इंजीनियस थी, यानी काफ़ी क्रिएटिव तरीके से सुनाती थी, बोरिंग नहीं तरीके से नहीं सुनाती थी उसको। एडवांस्ड इन हर मोरालिटी यानी सही चीज़ करना, तो जो भी वो कर रही थी, जो भी वो सही चीज़ फॉलो कर रही थी अपने पति को अपना करने के लिए, उसमें बहुत एडवांस थी, उसको पता था मुझे क्या करना है। विविड इन हर डेलिनिएशंस ऑफ द कैरेक्टर, विविड का मतलब रियलिस्टिक, तो डेलिनिएशंस का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिप्शंस। तो जो भी कैरेक्टर, क्या जो भी स्टोरी का हीरो हीरोइन के बारे में वो डिस्क्राइब कर रही है, यानी डेलिनिएशंस यानी डिस्क्रिप्शंस दे रही थी, वो उसको बहुत विविडली दे रही थी, काफ़ी विविड थे, यानी काफ़ी रियलिस्टिक थे। यानी राजा को उसके कैरेक्टर्स के बारे में सुन के ऐसा लग रहा था कि ऐसे लोग शायद रियलिटी में ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। इतना अच्छे से उसने स्टोरी टेलिंग करी अपने हस्बैंड को। एक्सपर्ट इन आर नॉलेज ऑफ 3 ओरिएंटल कैपिटल्स, ये 3 ओरिएंटल कैपिटल्स, ये पूर्वी देशों के बारे में उसको एक्सपर्ट नॉलेज था, काफ़ी एक्सपर्ट थी वो। इट वॉज येट ऑन नन ऑफ दीज gifts that she relied when trying to save her life from the intolerable husband। अब देखिए, इतनी सारी चीज़ें पॉजिटिव यानी बेस्ट चीज़ें थी उसके अंदर, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें उसने यूज़ जब करी, तब भी वो अपनी लाइफ नहीं बचा पाती अपने इनटॉलरेबल हस्बैंड से, यानी कि बर्दाश्त ना किए जाने वाले पति से। अपनी लाइफ को वो इन सब चीज़ों को यूज़ करके नहीं बचा पाई। तो फिर ऐसी कौन सी चीज़ उसने यूज़ करी जिससे उसने लाइफ अपनी बचाई? दे वर बट इंसिडेंटल, यानी ये सारी चीज़ यूज़ तो हुई थी जब वो स्टोरी बता रही थी अपने हस्बैंड को, बट इंसिडेंटल थी। कहीं कहीं छोटे छोटे इंसिडेंट, कहीं कहीं छोटी छोटी जगहों पर ये चीज़ उसके काम आई, जो कि बड़ी बड़ी चीज़ें, लेकिन कहीं कहीं काम आई। शी ओनली सर्वाइव्ड बिकॉज शी मैनेज्ड टू कीप द किंग वंडरिंग अबाउट What would happen next। वो सिर्फ अपनी लाइफ इसीलिए बचा पाई क्योंकि उसने अपने किंग, अपने राजा, अपने पति को इस तरीके से बस मैनेज किया कि वो सिर्फ वंडर करता रहे, वो सिर्फ हैरान होता रहे कि अब आगे क्या होगा, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी। और जब सबसे वो पॉइंट आ जाता था कि जब सब सस्पेंस खुलने ही वाला होता था, उस टाइम वो सो जाती थी, ताकि वो उसको मारे ना, इस जानने की क्यूरियोसिटी में कि अगले दिन ये मुझे स्टोरी सुनाएगी तो आगे मैं स्टोरी सुन पाऊंगा। और तब तक करती रही जब तक उसके पति ने उसको एक्सेप्ट ना कर लिया अपनी क्वीन के तौर पे।
Each time she saw the sun rising, she stopped in the middle of a sentence and left him gaping. तो हर वक्त जब उसने देखा कि सन रात में स्टोरी सुनाना स्टार्ट करती थी और जैसे ही सनराइज यानी सुबह की पहली किरण निकलती थी, वो मिडिल ऑफ द सेंटेंस यानी बोलते बोलते वाक्य के बीच में ही रुक जाती थी. एंड लेफ्ट हिम गेपिंग, और वो ऐसे ही करता रहता था कि अब क्या होगा, रे ये तो सो गई. एट दिस मोमेंट शहरजाद सॉ द मॉर्निंग अपीयरिंग एंड डिस्क्रीट वॉज साइलेंट. अब ये जो लाइन है पूरी, ये जो पूरी लाइन है यहां तक, दिस अनइंटरेस्टिंग लिटिल फ्रेज इज द बैकबोन ऑफ द 1001 नाइट्स. यानी जो ये बड़ी सी किताब थी 1001 अरेबियन नाइट्स, यहाँ पे अरेबियन आना चाहिए, बुक में लिखा नहीं है. ये जो किताब थी, ये पूरी लाइन जो है वहीं से निकाल के यहाँ चिपका के आपको बताइए कि इसी मोमेंट पे जब सुबह सूर्योदय होता था, शहरजाद देखती थी कि मॉर्निंग हो रही है, वो डिस्क्रीट यानी केयरफुल टू अवॉइड समथिंग, बहुत केयरफुली अपने हस्बैंड को अवॉइड करते हुए बिल्कुल साइलेंट हो जाती थी और सो जाती थी. ठीक है, और यही जो चीज़ थी वो बैकबोन थी पूरी स्टोरी की, यानी रीढ़ की हड्डी थी, मेन चीज़ थी. इसी की वजह से उसने अपनी जान भी बचाई और अपने हस्बैंड को अपना भी बना पाई. द टेप वर्म by which they are tied together and which the life of a most accomplished princess was preserved. तो बोल रहे हैं कि यही बैकबोन थी स्टोरी की और यही है वो टेप वर्म, यानी यही वो चीज़ थी जिसने which are tied together, जिसकी वजह से उसने खुद को और अपने पति को एक दूसरे से जोड़ के टाई करके रखा अंत तक, और फाइनली उसने उस प्रिंसेस ने, शहरजाद ने अपनी लाइफ प्रिजर्व कर ली यानी बचा ली. ओके, we are like Shahrazad's husband in that we want to know what happens next. तो ऑथर आप कहते हैं कि we यानी हम सब भी शहरजाद के पति जैसे हैं, यानी उस किंग जैसे ही हैं, और हर वक्त सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि what happens next, आगे क्या हुआ या आगे क्या होगा या आगे क्या होने वाला है, बस यही जानने के हम लोग भी उसमें लगे रहते हैं. दैट इज़ यूनिवर्सल. और ये जो चीज़ है हमारे अंदर, ये जो क्वालिटी है, ये यूनिवर्सल है, यानी हर जगह ऐसा ही होता है. किसी को कोई आप एक कोई चीज़ बता के बिल्कुल चिंगारी लगा के छोड़ दो तो वो तो बोलेगा ना, आग लगाओ भाई, बताओ मुझे क्या हुआ आगे का. तो यूनिवर्सल चीज़ है. एंड दैट इज़ वाई द बैकबोन ऑफ अ नॉवल हैज़ टू बी अ स्टोरी. और इसी वजह से एक नॉवल की जो रीढ़ की हड्डी है, जो बैकबोन, जो सबसे मेन चीज़ है, वो स्टोरी ही है. स्टोरी अच्छी होगी अगर नॉवल की, तो पूरी नॉवल ही आपकी सक्सेसफुल जाएगी. सम ऑफ अस वांट टू नो नथिंग एल्स. हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ भी नहीं जानना लाइफ में, नथिंग एल्स की क्या, कुछ भी नहीं जानना, लाइफ से बहुत परे. देयर इज नथिंग इन अस बट प्राइमेवल क्यूरियोसिटी. और हम में कुछ भी नहीं है, हम अपने आप को 30 मार खान समझते हैं, हम में कुछ भी नहीं है, खाली प्राइमेवल क्यूरियोसिटी है. प्राइमेवल यानी अनरीजनिंग, ऐसी चीज़ों की क्यूरियोसिटी, ऐसी चीज़ों को जानने की इच्छा जो अनरीजनिंग है, जिसका कोई रीज़न ही नहीं है, बस हमें जानना है. अरे तुम्हारा कोई मतलब है नहीं, बस जानना है क्या हुआ, क्या हुई थी उस दिन, क्या गॉसिप हुई थी उन दोनों आंटियों की, मुझे तो जानना है. हमारे अंदर वो चुल है बस. एंड कॉन्सिक्वेंटली, और इन सब का कॉन्सिक्वेंटली यानी एज अ रिजल्ट, इन सब का रिजल्ट क्या निकलता है, आर अदर लिटरली जजमेंट्स आर लुडिक्रस. हमारे दूसरे लिटरेरी जजमेंट्स, यानी किसी के ऊपर हम जज कर रहे हैं, सही गलत का फैसला निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इन सब वजह से, यानी बेतुकी की क्यूरियोसिटी अपने अंदर रखने की वजह से हमारे दूसरे जजमेंट्स लुडिक्रस हो जाते हैं, यानी फूलिश. हम बेवकूफ़ी वाले डिसीजंस ले लेते हैं, समझदारी के डिसीजंस या रीजनेबल डिसीजंस नहीं लेते, अनरीजनेबल डिसीजंस ले लेते हैं. एंड नाउ द स्टोरी कैन बी डिफाइंड. और अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस ऐसे में हम स्टोरी शब्द को डिफाइन कर सकते हैं, यानी इसकी परिभाषा बता सकते हैं, जो कि है, इट इज अ नरेटिव ऑफ इवेंट्स अरेंज्ड इन देयर टाइम सीक्वेंस, डिनर कमिंग आफ्टर ब्रेकफास्ट, ट्यूसडे कमिंग आफ्टर मंडे, डीके आफ्टर डेथ एंड सो ऑन. तो स्टोरी क्या होती है, स्टोरी एक नरेटिव होती है, यानी कोई इंसान इसको नरेट करता है, यानी सुनाता है कहानी रूप में. तो ये एक नरेटिव है, इवेंट्स अरेंज्ड इन द टाइम सीक्वेंस, यानी जो भी इवेंट्स, जो भी चीज़ें हुई
अपने टाइम सीक्वेंस पे कि सबसे पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ये हुआ, पूरे टाइम सीक्वेंस में जो भी इवेंट्स हुए उन सबको जब अरेंज करके किसी को सुनाते हो कहानी फॉर्म में, बस वही स्टोरी है। और एग्जाम्पल दिए जैसे डिनर कमिंग आफ्टर ब्रेकफास्ट। भाई जो डिनर होता है वो हमेशा ब्रेकफास्ट के बाद ही आता है। सबसे पहले आप डिनर खाते हो, फिर लंच खाते हो, फिर ब्रेकफास्ट खाते हो। ट्यूसडे कमिंग आफ्टर मंडे, भाई सबसे पहले मंडे आता है, फिर ट्यूसडे आता है, फिर वेंसडे आता है। डीके आफ्टर डेथ, यानी डेथ के बाद, इंसान की मौत के बाद उसका शरीर डीके हो जाता है, सड़ जाता है और फिर उसको हमको जलाना पड़ता है। पहले ही तो नहीं जला देंगे ना जिंदा आदमी को, एंड सो ऑन। और ऐसे कई एग्जाम्पल जो बताते हैं कि सीक्वेंस में होनी चाहिए चीज़ें। तो बेसिकली यहाँ पर टाइम सीक्वेंस के बारे में बात आई। सबसे पहली चीज़ जो हमने पढ़ी थी वो हमने पढ़ा था सस्पेंस होना ज़रूरी है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि अच्छी स्टोरी होना ज़रूरी है एक नॉवल में, फिर सस्पेंस होना ज़रूरी है ताकि लोग बोर ना हो, और तीसरी चीज़ आ गया अब टाइम सीक्वेंस, यानी जो भी चीज़ें हो रही हैं स्टोरी में उसका एक टाइम सीक्वेंस होना चाहिए कि सबसे पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे आपकी स्टोरी पढ़ के कि कहाँ शुरू किया था, फिर क्या था बीच में, मुझे तो कहानी समझ ही नहीं आई, अरे अंत में क्या हो गया पता ही नहीं पड़ा, वो चीज़ होता है। तो थर्ड चीज़ अब वो बोल रहे हैं टाइम सीक्वेंस के बारे में आपकी स्टोरी में। Qua story, it can only have one merit, that of making the audience want to know what happens the next. अब जो क्वा स्टोरी होती है यानी पुराने ज़माने की वो प्राचीन कथाएं जो होती हैं, जब भी हम वो स्टोरी सुनते हैं उसका कोई मेरिट यानी कोई एडवांटेज नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ही एडवांटेज है उसका सिर्फ एक ही एडवांटेज है कि जब हम कोई ऑडियंस उस कहानियों को सुनती है उनको सिर्फ यही जानना रहता है कि फिर क्या हुआ था, कि अरे शिव जी आए थे, अच्छा फिर उन्होंने क्या किया, फिर कैसे मारा, ऐसे करके उसको कैसे किया, अरे फिर गणेश जी आए थे। तो लोगों को सिर्फ सुनना है कि उसके बाद क्या हुआ था, सिर्फ यही एक एडवांटेज है इन तरीके की कहानियों का। एंड कन्वर्सली का मतलब ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर इसके ऑपोजिट हम बात करें, यानी एडवांटेज की हमने बात कर ली, अब अगर हम डिसएडवांटेज की अगर बात करें, इट कैन ओनली हैव वन फॉल्ट, इन तरीके की कहानियों में सिर्फ एक ही फॉल्ट हो सकता है, दैट ऑफ मेकिंग द ऑडियंस नॉट वांट टू नो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। अगर आपने ऑडियंस को इस तरीके से गुमराह कर दिया स्टोरी में कि वो जानना ही नहीं चाहते कि आगे क्या होगा स्टोरी में, तो यानी ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है क्योंकि वो बोर हो रहे हैं। ठीक है, दीज आर द ओनली टू क्रिटिसिज्म्स दैट कैन बी मेड ऑन द स्टोरी। और स्टोरी की अगर मैं बात करें तो सिर्फ ये दो ही क्रिटिसिज्म्स या ये दो ही चीज़ें हैं जो हम बता सकते हैं, यानी एक स्टोरी के सिर्फ दो ही पहलू हो सकते हैं, या तो पब्लिक बोर हो रही है और नहीं जानना चाहती कि आगे आपकी स्टोरी में क्या होने वाला है, या तो पब्लिक बहुत इंटरेस्टेड है, क्यूरियस है जानने के लिए कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। बस यही दो पहलू हैं एक कहानी के। इट इज़ द लोएस्ट एंड सिंपलेस्ट ऑफ लिटरेरी ऑर्गेनिजम्स। और अगर लिटरेरी ऑर्गेनिजम्स लिटरेचर की, साहित्य की बात करें तो सबसे लोएस्ट और सबसे सिंपल चीज़ है, इससे सिंपल कुछ नहीं है स्टोरी के बारे में। येट इट इज़ द हाइएस्ट फैक्टर कॉमन टू ऑल द वेरी कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिजम्स नोन एज नॉवेल्स। और अगर हम नॉवेल्स की बात करें, ठीक है, स्टोरी के सिर्फ दो पहलू हैं, लेकिन और ये सबसे चीज़ सिंपल भी है, लेकिन ये सबसे हाईएस्ट फैक्टर भी है जो सारी नॉवेल्स में कॉमन है कि भाई स्टोरी होना तो ज़रूरी है। भाई स्टोरी होगी तभी तो लोग ये बोल पाएंगे कि हम बोर हो रहे हैं या हम बहुत इंटरेस्टेड हैं आपकी स्टोरी में। लेकिन नॉवेल में कोई कहानी ही नहीं होगी, कोई शुरुआत से लेके एंड तक कोई प्रॉपर टाइम सीक्वेंस ही नहीं होगा, तो कहानी ही नहीं होगी, तो फिर लोग क्या ही बोल लेंगे कि बोर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। समझ ही नहीं आई लोगों को, समझ नहीं आ रही, मैंने इंटरेस्टेड भी नहीं है, बोरिंग भी नहीं है, दोनों ही पहलू गायब हो जाएंगे ना। तो स्टोरी होना बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी नॉवेल में। When we isolate the story like this from the nobler aspects through which it moves and hold it out on forceps, wriggling and interminable, the naked worm of time, it presents an appearance is both unlovely and dull. अब मतलब समझो, सबसे पहले आइसोलेट का मतलब क्या होता है? आइसोलेट का मतलब होता है सेपरेट कर देना, एक चीज में से किसी दूसरी चीज को आइसोलेट कर दिया, यानी आपने निकाल के अलग करके रख लिया। रिगलिंग का मतलब, फॉरसेप्स का मतलब क्या होता है? ये जो आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं ये यूजुअली डॉक्टर्स यूज करते हैं किसी चीज को निकालने के लिए, और जब वो निकालते हैं तो वो चीज
रिगल कर रही होती है इन फॉर्सेप्स में, यानी इन चिमटों में, यानी हिल रही होती है, इस तरीके से हिल डुल रही होती है, उसको रिगलिंग कहते हैं। मूविंग विद ट्विस्ट्स एंड टर्न्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिया और कोई कीड़ा पकड़ लिया, तो कीड़ा कैसे कैसे हिली उसमें हिलेगी, उसको रिगलिंग बोलते हैं। एंड इंटरमिनेबल, इस शब्द का मतलब क्या है? नेवर एंडिंग, कोई ऐसी चीज जिसका अंत ही नहीं आ रहा, चलती जा रही है चलती जा रही है। अब मतलब समझो, अगर हम स्टोरी को, कहानी को आइसोलेट कर देंगे, यानी सेपरेट कर देंगे, अलग कर देंगे, उसके नोबलर एस्पेक्ट्स है यानी गुड एस्पेक्ट्स, जो भी उसके अंदर अच्छी अच्छी क्वालिटीज हैं, अच्छे मॉरल्स हैं, अच्छे अच्छे शब्द हैं, मीनिंग है, जिसकी वजह से एक पूरी स्टोरी चल रही है, जिसकी वजह से लोग इंटरेस्टेड है उसको पढ़ने के लिए। अगर स्टोरी को ही उस चीज, इन सारी अच्छी चीज़ों से अलग कर देंगे हम, यानी जैसे फोर्सेप्स इन टोंग से आपने स्टोरी को अलग कर दिया, तो स्टोरी अलग पड़ी हुई है और वो अलग पड़ा है नॉवल, तो क्या होगा? वो रिगल करेगा और इंटरमिनेबल होगा, लाइक अ नेकेड वर्म ऑफ टाइम। यानी जो कहानी आपने निकाल दी, सेपरेट कर दी आपने नॉवल में से, वो उस नेकेड वर्म, उस कीड़े की तरह जो कभी कपड़े नहीं पहनता ऑब्वियसली, उसकी तरह हो जाएगा, जो हिलता डुलता रहेगा और नेवर एंडिंग होगा, यानी कभी आपकी स्टोरी खत्म ही नहीं होगी। यानी यहाँ ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपने स्टोरी में कोई टाइम एस्पेक्ट नहीं दिया कि कहाँ स्टोरी चालू हुई कहाँ ख़त्म हुई, तो आपकी स्टोरी एक तरीके से नेवर एंडिंग हो जाएगी, इंटरमिनेबल, कोई अंत ही नहीं होगा, बस चलती जा रही है, एक स्टोरी का पार्ट, फिर दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, ऐसा नहीं होता। शुरू से लेके एक अंत होना इम्पोर्टेंट है, तभी लोग ट्रैक पे रहेंगे आपकी स्टोरी पढ़ते वक्त, और नहीं होगा तो आपकी स्टोरी अनलवली और बहुत ज़्यादा डल हो जाएगी बिना टाइम एस्पेक्ट के। बट वी हैव मच टू लर्न फ्रॉम इट, लेकिन फिर भी हमें स्टोरी से बहुत कुछ सीखने के लिए अभी है। लेट अस बिगिन बाय कंसिडरिंग इट इन कनेक्शन विद डेली लाइफ। अब इस स्टोरी के बारे में, ये टाइम सीक्वेंस के बारे में जो हर स्टोरीज में होता है, इसको कनेक्ट करते हैं हमारे डेली लाइफ से और पढ़ने की कोशिश करते हैं कि कैसे डेली लाइफ से जब हम टाइम को कनेक्ट करते हैं तो क्या हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस होती है टाइम की। डेली लाइफ इज ऑल्सो फुल ऑफ द टाइम सेंस। हमारे डेली लाइफ भी टाइम सेंस से बहुत ज़्यादा क्या है, फुल ऑफ है, यानी भरी हुई है। अरे टाइम हो गया, जल्दी खाना खाना है, अरे टाइम हो गया सोना, अरे टाइम हो गया ऑफिस जाना है, ऐसा होता है। वी थिंक वन इवेंट अकर्स आफ्टर और बिफोर अनदर, द थॉट इज ऑफन इन आवर माइंड। हमें ऐसा लगता है कि कोई चीज़ इसके बाद होगी, यानी मुझे अभी डिनर खाना है तो यानी पहले लंच तो कर लूँ, लंच करूँगी तो ही तो डिनर कर पाऊँगी। अरे मुझे नहाना है, अरे पहले ब्रश तो कर लूँ, ब्रश करूँगी तो ही तो नहा पाऊँगी। हमें ऐसा लगता है कि जो चीज़ें हो रही हैं वो दूसरी चीज़ों के पहले होगी या उसके बाद होगी, यही सब चीज़ें हमारे माइंड में रहती है। एंड मच ऑफ आवर टॉक एंड एक्शन प्रिसीड्स फ्रॉम दैट अजम्पशन। और जो भी हमने अजम्पशन करके रखा है, जो भी हमने अनुमान लगा के रखा है कि अभी हमको ये करना है, ये करना है, वो सारी चीज़ें, मच ऑफ आवर टॉक, हमारी बातें भी मोस्ट ऑफ उन चीज़ों से रिलेटेड रहती। फॉर एग्जाम्पल, मम्मी जल्दी खाना लगा दो, मुझे ऑफिस जाना है, यानी खाना लगा दो, खाना खाऊंगी तो ऑफिस जाऊंगी, टाइम हो गया क्योंकि ऑफिस जाने का। तो हमारी बातें भी इन सब डेली लाइफ में टाइम से ही रिलेटेड होती हैं। मच ऑफ आवर टॉक एंड एक्शन बट नॉट ऑल, देयर सीम्स समथिंग एल्स इन लाइफ बिसाइड्स टाइम। हमारी मच ऑफ आवर टॉक, कई सारी हमारी बातें, सारी ही नहीं बट कुछ बातें टाइम से हटके भी होती है, बिसाइड्स टाइम, यानी टाइम से रिलेटेड कुछ बातें होती हैं और कुछ टाइम से हटके भी बातें हम करते हैं। जैसे समथिंग विच में कन्वीनियंटली बी कॉल्ड वैल्यू, यानी कुछ चीज़ें वैल्यू से रिलेटेड है, यानी मूल्य से रिलेटेड है, जिसको मैं वर्थ भी बोल सकती हूँ। समथिंग विच इज मेजर्ड नॉट बाय मिनट्स और आवर्स, यानी ये जो वैल्यू एस्पेक्ट है, इसको आप मिनट्स या आवर्स से मेजर नहीं कर सकते। टाइम को आप बता सकते हो, हाँ इतने मिनट हो रहे हैं, इतने आवर्स हो रहे हैं, इतने घंटे बचे हैं, लेकिन वैल्यू जो एस्पेक्ट है, इसको आप मेजर नहीं कर सकते मिनट्स एंड आवर्स में। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ऑफिस जाना है, ये मैंने बता दिया मेरा टाइम एस्पेक्ट कि मुझे 3 बजे ऑफिस जाना है। क्यों जा रही हूँ वहाँ, क्या वर्थड है, क्या मेरा यूज़ का है ऑफिस जाना? यस, जाऊँगी, काम करूँगी, पैसे कमाऊँगी तो ही तो अपना घर चला पाऊँगी। तो जो भी मैं करती हूँ जिस भी टाइम पर, उसको ये ज़रूर देखती हूँ कि क्या वो मेरे वैल्यू का है, क्या वो मेरे वर्थड का है, क्या वो मेरे यूज़ का है।
अगर यूज का है तो यस मैं वो काम करूंगी, नहीं है तो आई विल नॉट डू। चाहे फिर वो आप मुझे किसी भी कन्वीनियंट टाइम पे बुला लो, मैं नहीं करूंगी अगर मेरी कोई वैल्यू या मेरे उसमें कोई यूज की चीज उससे जुड़ी होगी नहीं होगी तो। अंडरस्टूड? तो अब यहाँ पे वैल्यू एस्पेक्ट की बात हो गई है टाइम के अलावा भी। बट बाय इंटेंसिटी, अब ये जो लाइन है ये पिछले ही सेंटेंस का कंटिन्यूएशन है कि ये जो वैल्यू है ये एक ऐसी चीज है जिसको मैं मिनट्स और टाइम में नहीं कर सकती मेजर, बट बाय इंटेंसिटी। लेकिन मैं इस वैल्यू को किससे मेजर कर सकती हूँ, किससे नाप तोल कर सकती हूँ? इंटेंसिटी से, यानी स्ट्रेंथ, कितनी ताकत है, कितनी सीरियसनेस है इस काम को करने में, यूज है कि नहीं है, उस चीज से मेजर मैं कर सकती हूँ। सो दैट व्हेन वी लुक एट आवर पास्ट it does not stretch back evenly but piles up into a few pinnacles. Pinnacles क्या होता है? The highest peak of a mountain. Here the most successful point. ये माउंटेन है जो इसका ये हाईएस्ट पॉइंट है, इसको पिनाकल कहते हैं। ये जो पॉइंट है इसको पिनाकल कहते हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं कि जब भी हम अपने पास्ट में, अपने इतिहास में देखते हैं तो हम ज्यादा स्ट्रेच बैक नहीं होते और ये देखते हैं कि हमने पिनाकल्स यानी मोस्ट सक्सेसफुल टॉप के पॉइंट्स लाइफ में अचीव किए हैं कि नहीं किए हैं। एंड व्हेन वी लुक एट द फ्यूचर, और जब हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, इट सीम्स समथिंग्स अ वॉल। हमें ऐसा लगता है कि अरे अभी ये काम हम कैसा करें, हमारे सामने ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ी दीवार खड़ी है। पास्ट में देखते हैं तो ऐसा लगता है हमने तो पूरा माउंटेन क्रॉस करके बिल्कुल पिनाकल पे, टॉप पे पहुंच गए। लेकिन कोई चीज़ अगर हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, यार मैं कैसे करूँगी, मेरे पास इतने पैसे नहीं, अरे मेरे पास तो जॉब नहीं है, तो मुझे चीज़ें ऐसा लगता है बहुत बड़ी चीज़ें, ऐसा लगता है कोई दीवार खड़ी है, मैं कैसे क्रॉस करूँगी इस दीवार को। समटाइम्स अ क्लाउड, कोई घना काला बादल लगता है मुझे कभी कभी कि अरे फ्यूचर में कैसे करूँगी यार, मेरे पास तो, मेरे ऊपर तो दुख के काले बादल छा गए। समटाइम्स अ सन, कभी कभी मुझे लगेगा कि जैसे सन की तेज धूप में आप नहीं जा सकते, पैर जलते हैं, गर्मी लगती है, वैसे ही फ्यूचर में कोई चीज़ आपको ऐसा लगता है कि इम्पॉसिबल है, तो वो सन की तपत जितना आपको डिफिकल्ट लगता है। बट नेवर अ क्रोनोलॉजिकल चार्ट, लेकिन आपके पास उसका कोई क्रोनोलॉजिकल चार्ट नहीं है, यानी इन अ सीरियल ऑर्डर और सीक्वेंस। आपके पास सीक्वेंस में नहीं है कि फ्यूचर में मुझे ये पहले करूँगी या ये करूँगी, क्योंकि वैसा जैसा हम सोचते हैं वैसा कभी होता नहीं है। तो यहाँ पे आप प्रेजेंट में खड़े हो और पास्ट में आपने क्या अचीव कर लिया उसके बारे में बात हो रही है, और फ्यूचर में क्या चीज़ें करने से पहले आपको डिफ़िकल्टीज फेस होने को मिलती है लाइफ में, उसके बारे में यहाँ पर आपकी बात हो रही है। नीदर मेमोरी नॉर एंटिसिपेशन इज मच इंटरेस्टेड इन फादर टाइम। पास्ट की जो आपकी मेमोरी है, जो भी आपने पास्ट में, भूतकाल के बारे में आपने जो मेमोरी सोच के रखी है, या एंटिसिपेशन यानी प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर, जो भी चीज़ आप अपने आने वाले भविष्य के लिए प्रिडिक्ट कर रहे हो, अज्यूम कर रहे हो कि हाँ मैं ऐसा करूँगी, पहले मैं काम करूँगी, जॉब कर लूँगी, फिर शादी कर लूँगी, फिर उसके बाद मैं अपना एक घर खरीद लूँगी, जो भी चीज़ें आपने अपने बारे में सोच के रखी हैं, इज मच इंटरेस्टेड इन फादर टाइम। ये सारी चीज़ें फादर टाइम से इंटरेस्टेड है। फादर टाइम कोई पापा का टाइम के बारे में यहाँ बात नहीं हो रही। फादर टाइम यानी कि यहाँ पे टाइम को, समय को बोला गया आपका फादर, पिता रूपी समय, जिसमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब आ जाता है। तो वो कह रहे हैं कि जब आप अपनी मेमोरी जो पास्ट से रिलेटेड है और जो एंटिसिपेट कर रहे हो, फ्यूचर के लिए अपने प्लान्स प्रिडिक्ट कर रहे हो, वो किससे इंटरेस्टेड है, किससे जुड़े हुए हैं? फादर टाइम से, यानी उस समय से जुड़े हुए हैं जो आपने पहले किया है और जो आने वाले समय में आप करने वाले हो। एंड ऑल ड्रीमर्स, और जितने भी लोग जो दिन रात ड्रीम करते रहते हैं, सपने देखते रहते हैं, आर्टिस्ट यानी जितने भी पेंटर्स और कलाकार लोग हैं, जितने भी लवर्स हैं कि हाँ मुझे इस लड़के से या इस पर्टिकुलर लड़की से मैं लव करता हूँ या करती हूँ, पार्शली डिलीवर्ड फ्रॉम इस टायरेनी। ये सब लोग अपने एक्शंस का जो डिसीजंस हैं किससे लेते हैं? टायरेनी से लेते हैं, यानी कि क्रूअल रूल ऑफ टाइम। टाइम का एक क्रूअल रूल है, टाइम बोलेगा तो वो चीज़ पॉसिबल होगी। समय के साथ हर चीज़ होती है, टाइम नहीं बोलेगा या टाइम नहीं डिसाइड करेगा तो आपका वो काम भी नहीं होगा, चाहे वो लवर हो, आर्टिस्ट हो, आप हो, कोई भी हो। ही कैन किल देम बट ही कैन नॉट सिक्योर देयर अटेंशन। टाइम किसी की ड्रीम्स को किल कर सकता है। कभी कभी होता है, मैं कितनी बार सीए करने की कोशिश करी, मेरा
क्लियर ही नहीं हो रहा, एग्जाम क्लियर ही नहीं हो रहा। तो टाइम आपकी ड्रीम्स को किल कर सकता है, लेकिन आपका अटेंशन नहीं लेके बैठ सकता कि नहीं मेरे पे अटेंशन करते रहो। आप तो अपने सीए की प्रिपरेशन करते रहो, सही टाइम पे होगा जो होगा, कितने अटेम्प्ट्स कर लो आप। एंड एट द वेरी मोमेंट ऑफ डूम, डूम का मतलब डिस्ट्रक्शन एंड डेथ, वो समय जब अंत काल आ गया है, जब सबकी डेथ हो रही है, डिस्ट्रक्शन, जब सब बर्बाद हो रहा है, दुनिया खत्म हो रही है, जब वो मोमेंट आ जाएगा, व्हेन द क्लॉक कलेक्टेड इन द टावर इट्स स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक दे मे बी लुकिंग द अदर वे, जब वो समय आ जाएगा, जब क्लॉक होगी, ये जो टावर दिख रहा है इसको क्लॉक टावर बोलते हैं, इसमें क्लॉक होती है, जब ये अपना घड़ी का कांटा स्ट्रक करेगा उस पर्टिकुलर टाइम पे, जब दुनिया का अंत आने वाला होगा, अपनी स्ट्रेंथ से यानी अपनी पूरी ताकत से घड़ी का कांटा आएगा उस समय पे, दे मे बी लुकिंग द अदर वे, दे कौन, ये आर्टिस्ट, ये लवर्स, ये पूरे ड्रीमर्स, ये पूरी दुनिया के लोग, फिर भी वही सब सोच रहे होंगे, ये नहीं सोच रहे होंगे कि टाइम अब खत्म हो गया, अब क्या अपने बारे में सोच रहे हो, अंत आ गया है, खत्म हो गई दुनिया, अब क्या ही कर लोगे, क्योंकि सब कुछ फादर टाइम से रिलेटेड है, यानी पिता रूपी समय जो है, ये सब कुछ ये डिसाइड करता है आपकी लाइफ में। ओके, सो डेली लाइफ, बात करते हैं अब वापस से उस डेली लाइफ पे जहां हम पढ़ रहे थे। वट एवर इट मे बी रियली इज प्रैक्टिकली कंपोज ऑफ टू लाइफ। तो जो हमारी डेली लाइफ है, जो भी बात हो रही है हमारी डेली लाइफ में, वो प्रैक्टिकली अगर आप देखो तो टू लाइव्स हैं हमारी, एक जिंदगी में हम दो जिंदगियां जी रहे हैं। द लाइफ एंड टाइम, वो जिंदगी जो हम टाइम को बेसिस बना के चल रहे हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम पे मुझे ये करना है, अभी ये करना है, अभी ये करना है, इस टाइम पे शादी करनी है, इस टाइम पे घर खरीदना है, इस टाइम पे जॉब करनी है। एक जिंदगी हमारी डेली लाइफ की तो ये चल रही है जो टाइम से रिलेटेड है पूरी, एंड द लाइफ बाय वैल्यूज, और दूसरी चीज जो वैल्यूज से चल रही है, यानी ये काम मैं इतने बजे करूंगी तो मतलब मेरे काम का है कि नहीं है काम, इतने पैसे मुझे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पैसे नहीं मिल रहे, अरे भाई मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं, चलो नहीं कर रही, दूसरा काम कर लूंगी। तो बेसिकली जो आपकी डेली लाइफ है वो दो एस्पेक्ट्स पे चल रही है, पहली है टाइम और दूसरी है वैल्यू। अगर आप वैल्यू या वर्थ समझ रहे हो किसी चीज को करने की तो ही कर रहे हो एक पर्टिकुलर टाइम पे, नहीं तो नहीं करोगे। एंड आवर कंडक्ट रिवील्स अ डबल एलिजेंस, हमारा जो कंडक्ट है यानी जो हमारा बिहेवियर है, जो भी हम डेली लाइफ में बिहेव कर रहे हैं, वो क्या रिवील करता है, क्या दर्शाता है, एक डबल एलिजेंस। डबल एलिजेंस, एलिजेंस का मतलब क्या, कमिटमेंट टू अ सुपीरियर थिंग या लॉयल्टी। जब आप लॉयल हो किसी ऊपरी चीज से या आपसे कोई ऊंची चीज है उससे आप लॉयल हो यानी कनेक्टेड हो, कमिटेड हो, उससे एलिजेंस कहते हैं। तो यहाँ पे दो एलिजेंस की बात हो रही है, पहला है टाइम और दूसरा है वैल्यू। तो जो हमारी लाइफ में, ये हमारी लाइफ है, हम इससे लॉयल हैं, इससे जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, कमिटेड है हम लोग लाइफ से। जब तक मौत नहीं आ रही तब तक लाइफ है हमारे पास, और जब तक लाइफ है हम डबल एलिजेंस से जिएंगे, यानी दो फैक्टर साथ लेके जिएंगे, पहला टाइम और दूसरा वैल्यू। सब चीज़ टाइम पे करेंगे और उसी टाइम पे और करेंगे तब जब उस टाइम पे करने वाली चीज़ से हमको कोई वैल्यू, कुछ फ़ायदा, कुछ यूज़ मिलेगा, तभी करेंगे, नहीं तो नहीं। I only saw her for 5 minutes but it was worth it। अब इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, एक ही सेंटेंस में आपको बताएंगे वैल्यू भी और टाइम भी। तो ये एक सेंटेंस का एग्जाम्पल है, मैंने सिर्फ उस लड़की को 5 मिनट के लिए देखा पर जितना भी देखा वो वर्थ इट था, यूजफुल था भैया, मतलब जितना भी देखा वर्थ था भाई, पैसा वसूल था। देयर यू हैव बोथ एलिजेंसेज इन अ सिंगल सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में आपको सिंगल सेंटेंस में दोनों एलिजेंस समझ में आएंगे। कितनी देर के लिए देखा लड़की को, 5 मिनट्स, तो ये आ गया कौन सा पहला एलिजेंस, टाइम। इट वॉज वर्थ इट, और जितना भी देखा वो वर्थ इट था भाई, मतलब पैसा वसूल। शी वॉज वेरी प्रिटी, पैसा वसूल, वर्थ इट था। उसको 5 मिनट भी देखना, मेरा 5 मिनट ज़ाया नहीं गया, मैंने अपने 5 मिनट को समझो यूज़ किया। तो यानी आपने वैल्यू देखी कि मेरा टाइम वेस्ट तो नहीं गया, 5 मिनट नहीं गया भाई, वर्थ इट था। तो एक ही सेंटेंस में आपको टाइम और वैल्यू दोनों डबल एलिजेंस मिल रहे हैं। एंड व्हाट द स्टोरी डज इज टू नरेट द लाइफ एंड टाइम। और जो स्टोरी हम पढ़ते हैं वो क्या करती है, वो हमको नरेट करती है, बताती है लाइफ के बारे में इन टाइम, यानी थोड़े ही टाइम में। एक किताब मान लीजिए 4 दिन चल सकती है या 4 महीने भी चल सकते हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम में आपको लाइफ के बारे में बताती है एक स्टोरी।
क्योंकि मॉरल ऑफ द स्टोरी यानी कुछ ना कुछ सीख दे के जाती है स्टोरी भी आपको। एंड व्हाट द इंटायर नॉवेल डज, नॉवेल यानी एक बड़ी किताब जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स, अलग अलग स्टोरीज होती हैं। ये तो स्टोरी का बता दिया कि स्टोरी क्या करती है। ये जो पूरी नॉवल, जो पूरी किताब है, वो क्या करती है? इफ इट इज अ गुड नॉवल, अगर वो एक गुड नॉवल होगी, इज टू इंक्लूड द लाइफ बाय वैल्यूज। अगर आप एक अच्छी नॉवल पढ़ रहे हो तो वो आपको लाइफ के बारे में बताएगी, जो कि ऑब्वियसली टाइम से रिलेटेड होता है, बट वैल्यूज सिखाते हुए, यानी आपको मॉरल ऑफ द स्टोरीज सिखाते हुए, क्या लेसन मिला, क्या सीख मिली स्टोरी से, ये भी सिखाएगी एज वेल। यूजिंग डिवाइसेस हियर आफ्टर, डिवाइसेस का मतलब एग्जाम्पल्स, आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स बताएगी अपनी स्टोरी में वो नॉवल, जिससे हमको सीख मिले, समझे हम कि लाइफ में हर चीज़ हम टाइम से तो कर रहे हैं, लेकिन उसकी वैल्यूज क्या हैं। हेयर आफ्टर टू बी एग्जामिन्ड, इट ऑल्सो पेज अ डबल एलिजेंस, और जो स्टोरी होती है ना, वो भी आपको एक डबल एलिजेंस देती है। क्यों? क्योंकि स्टोरी आपको टाइम एस्पेक्ट सिखाती है, और नॉवल जिसके अंदर स्टोरी होती है वो आपको वैल्यूज सिखाती है। तो बेसिकली हमने अब क्या क्या पढ़ा? हमने यहाँ पे सस्पेंस के बारे में पढ़ा, हमने टाइम एस्पेक्ट के बारे में पढ़ा, हमने वैल्यू एस्पेक्ट के बारे में पढ़ा, और स्टोरी टेलिंग, और हमने शुरू में पढ़ी कि स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोरी होगी तो ही ये सारी चीजें होंगी, नहीं तो नहीं। बट इन इट द नॉवल द एलिजेंस टू टाइम इज इम्परेटिव, लेकिन अगर हम नॉवल के अंदर बात करें और जो एलिजेंस टू टाइम है, यानी जो टाइम वाला फैक्टर है, वो इम्परेटिव है, यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नो नॉवल कुड बी रिटन विदाउट इट, और अगर कोई भी नॉवल लिखने की सोच रहा है कि मैं टाइम एस्पेक्ट के बिना, कुछ भी कहीं से शुरुआत हो रही है, कुछ भी एंडिंग हो रही है, चलती जा रही है नॉवल, तो वो नॉवल फ्लॉप है, यानी वो फिर नॉवल ही नहीं है। तो कोई भी नॉवल इस दुनिया में बिना टाइम एस्पेक्ट के लिखी नहीं जा सकती। वेयर एज इन डेली लाइफ, अगर हम अपनी खुद की रोजमर्रा की लाइफ की बात करें, द एलिजेंस मे नॉट बी नेसेसरी। ये जो टाइम एलिजेंस है हमारी डेली लाइफ में तो जरूरी नहीं है। कभी कभी तो मुझे ख्याल ही नहीं रहता कि आज मंडे था, कि आज क्या है, कौन सी डेट है, आज मंडे की ट्यूसडे, आज संडे है क्या। हमें कभी कभी टाइम की खबर नहीं रहती, लेकिन नॉवल में ऐसा नहीं होता। नॉवल में जो टाइम एस्पेक्ट, जो सीक्वेंस डिसाइड करके लिखा गया, बताया गया, वो कभी नहीं बदलता, वो आपको याद रहेगा। वी डू नॉट नो एंड द एक्सपीरियंस ऑफ सर्टन मिस्टेक सजेशंस, मिस्टेक यानी कि मिस्ट्रीज, रहस्यवादी, बहुत सारी चीज़ें रहस्यमय होती है जो कभी कभी आपको नहीं पता चलती, टाइम एस्पेक्ट आपको नहीं समझ में आता। इंडीड यानी ट्रूली, ये बात सच है। दैट इज नॉट नेसेसरी, और ये जरूरी भी नहीं आपके लाइफ में। एंड दैट वी आर क्वाइट मिस्टेकन इन सपोजिंग दैट मंडे इज फॉलोड बाय ट्यूसडे और डेथ बाय टीके। तो वो कह रहे हैं कि इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें रहस्यवादी हैं, मिस्ट्रीज हैं, जो कभी हमें पता चलती भी हैं, कभी हमें नहीं भी पता चलती है। हमें लगता है मंडे के बाद ट्यूसडे आता है, और डेथ के बाद, किसी इंसान की डेथ के बाद उसकी बॉडी डीके हो जाती है, यानी सड़ जाती है, हमको जलाना पड़ती है। ये सारी चीज़ें हम मिस्टेक है हमारी, जो हम सपोज करते हैं कि हमको खबर पड़ती है, कभी कभी हम भूल जाते हैं। अरे मैंने दिन को खाना खाया था क्या यार, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया आज, वाह यार मैंने सुबह से नहीं खाया आज यार, मुझे पता ही नहीं पड़ा। कभी कहाँ भी हम अपनी डेली लाइफ में ऐसे टाइम एस्पेक्ट भूल जाते हैं। It is always possible for you or me in daily life to deny that time exists and act accordingly. तो अब ऑथर कहते हैं कि आपके लिए और मेरे लिए इस बात को डिनाई करना यानी ना मानना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि भाई टाइम एग्जिस्ट नहीं करता और उसी के अकॉर्डिंग काम नहीं करता। इवन इफ वी बिकम अनइंटेलिजिबल, अगर हम सब अनइंटेलिजिबल हो जाए, यानी इम्पॉसिबल टू बी अंडरस्टूड, यानी ऐसे इंसान बन जाए जो पागल हो जाए, ल्यूनेटिक हो जाए, अगर हम लोग मैड हो जाए, पागल हो जाए, और हमारी बात किसी को समझ ना आए, तब भी इस बात को हम नहीं डिनाई कर पाएंगे कि भाई टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, या हम सब टाइम के अकॉर्डिंग काम नहीं करते। एंड आर सेंड बाय आवर फेलो सिटीजन्स टू व्हाट दे चूज टू कॉल अ ल्यूनेटिक असाइलम। तो ऑथर यहाँ कह रहे हैं कि अगर हमारे फेलो सिटीजन्स, हमारे आसपास रहने वाले लोग हमें पागल करार कर दे और हमें ल्यूनेटिक असाइलम यानी पागल खाने भेज दें अगर हमें, कि भाई ये तो पागल जैसी बातें कर रहे हैं, तो भी हम इस बात को डिनाई नहीं कर पाएंगे कि भाई टाइम एग्जिस्ट नहीं करता या हम सब टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चलते। बट इट इज़ नेवर पॉसिबल फॉर अ नॉवेलिस्ट टू डिनाई टाइम इनसाइड द फैब्रिक ऑफ हिज नॉवल। तो एक बार हम भले इस चीज़ को डिनाई कर दें, पागल जैसी हरकतें करें, लेकिन अगर नॉवेलिस्ट, जो इंसान नॉवेल्स लिखता है,
उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो इस बात को डिनाई करे और मना करे कि भाई टाइम नहीं होता उसके फैब्रिक ऑफ नॉवल में, यानी कि नॉवल का जो उसका पूरा जो उसने रची है, उसने अपनी नॉवल लिखी है, उसमें टाइम एस्पेक्ट नहीं है। ये चीज़ एक नॉवलिस्ट डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि हर नॉवल जो इस दुनिया में लिखी गई है उसमें एक टाइम एस्पेक्ट है, यानी स्टार्टिंग और एंडिंग है, और बीच के इवेंट्स है जो उससे रिलेटेड होते हैं। He must clinch, however, lightly. Clinch यानी होल्ड ऑन, पकड़ के रखना। तो ऑथर कहते हैं कि जो ही यानी जो नॉवेलिस्ट है वो अपना टाइम एस्पेक्ट को क्लिंच करके, भले लाइटली होल्ड करके रखेगा, पर होल्ड जरूर करके रखेगा अपनी नॉवल में, टू द थ्रेड ऑफ ए स्टोरी, ताकि जो उसकी स्टोरी की जो पूरा धागा है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है वो पूरा कनेक्टेड रहे, नहीं तो रीडर्स को समझ ही नहीं आएगा। He must touch the interminable tapeworm, otherwise he becomes unintelligible, which in his case is a blunder. तो ऑथर कहते हैं अनइंटरमिनेबल का मतलब क्या होता है? नेवर एंडिंग, जो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी। तो ऑथर कहते हैं कि ये जो टेप वर्म होता है, जो कीड़ा, जिसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है, जो दोनों तरफ से बढ़ता चला जाता है, तो ऑथर कहते हैं कि ऑथर को कि नॉवेलिस्ट को उसको उस टेप वर्म रूपी टाइम को पकड़ना पड़ेगा जो नेवर एंडिंग होता है, नहीं तो क्या होगा, कुछ समझ ही नहीं आएगा हमारे रीडर्स को, और ही यानी जो नॉवेलिस्ट है वो खुद और उसकी लिखी गई स्टोरी अनइंटेलिजिबल हो जाएगी, यानी इम्पॉसिबल टू बी अंडरस्टूड, हमें समझ नहीं आएगा कि वो क्या बोलना चाह रहा है। विच इन हिज केस, और इस केस में क्योंकि वो एक नॉवेलिस्ट है, एक बड़ा नॉवेल लिखी उसने, अगर अगर ऐसा हुआ कि रीडर्स को उसकी स्टोरी समझ ही नहीं आई, तो उसके केस में ये चीज़ बहुत ब्लंडर हो जाएगी, एक बहुत बड़ी मिस्टेक, गलती हो जाएगी उसकी तरफ से नॉवेल लिखने में। ठीक है, आई एम ट्राइंग नॉट टू बी फिलोसॉफिक अबाउट टाइम, फॉर इट इज एक्सपर्ट्स अश्योर अस। तो अब ऑथर यहाँ कह रहे हैं, अरे भाई मैं कोई टाइम के बारे में इतनी बड़ी बड़ी आपसे बातें बता के कोई फिलोसॉफिक बातें नहीं कर रहा हूँ, यानी कि इतनी ज़्यादा फिलोसॉफी डीप थिंकिंग की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं फिलोसॉफी नहीं कर रहा हूँ आपके सामने, ये तो एक्सपर्ट्स की बात है फिलोसॉफी करना, मेरे को टाइम के बारे में थोड़ा बहुत ही पता है। अ मोस्ट डेंजरस हॉबी फॉर एन आउटसाइडर, तो ऑथर अपने लिए कह रहे हैं कि मैं एक आउटसाइडर हूँ, यानी मैं कोई फिलोसोफर नहीं हूँ जो मैं टाइम के ऊपर इतनी ज़्यादा आपसे डीप चर्चाएं कर रहा हूँ, ये एक्सपर्ट्स की बात है। मेरे लिए तो बहुत डेंजरस हॉबी हो जाएगी अगर मैं फिलोसफी करूँगा, मैं आउटसाइडर हूँ, मैं तो फिलोसफी की फील्ड से भी बिलोंग नहीं करता, और मैं टाइम के बारे में आपको इतनी डीप चीज़ें बताऊंगा तो मेरे लिए डेंजरस, यानी हो सकता है कि मैं आपसे कुछ गलत चीज़ें भी बोल दूं। फार मोर फेटल देन प्लेस, फेटल का मतलब क्या होता है? डेंजरस या डीके, डेडली, किसी डेडली प्लेस से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर मैं टाइम पे फिलोसफी कर दूं जबकि मुझे टाइम के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। एंड क्वाइट एमिनेंट मेटाफिजिशियंस हैव बीन डीथ्रोन्ड थ्रू रेफरिंग टू इट इम्प्रॉपरली। एमिनेंट यानी बहुत फेमस एंड रिस्पेक्टेड लोग। मेटाफिजिशियंस कौन होते हैं? मेटाफिजिशियंस कुछ साइंटिस्ट होते हैं जो फिलॉसफी करते हैं, यानी डीप थिंकिंग करते हैं, आइडियोलॉजीज बनाते हैं, किसके ऊपर? नेचर ऑफ रियलिटी के ऊपर, कि जो नेचर है ये रियल है, ये कुदरती रियलिटी, इन सब चीज़ों के ऊपर। तो ऑथर कहते हैं कि बड़े बड़े फेमस मेटाफिजिशियंस जो फिलोसोफर्स हैं उनको भी डीथ्रोन कर दिया गया है, यानी उनकी जॉब से उनको निकाल दिया गया है, उनकी गद्दी से उनको उठा के फेंक दिया गया है, क्योंकि उन्होंने रेफर किया है इट यानी टाइम को इम्प्रॉपरली, यानी टाइम के बारे में गलत थ्योरीज दिए, तो उनको भी आउट कर दिया गया है उनकी जॉब से। तो कह रहा है मैं तो आउटसाइडर हूँ, इन लोगों की फील्ड से भी बिलोंग नहीं करता हूँ, तो मैं आपके सामने यहाँ पे बैठ के कोई टाइम की फिलोसफी नहीं कर रहा हूँ। आई एम ओनली ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट एज आई लेक्चर नाउ आई हेयर द क्लॉक टिकिंग। तो ऑथर बोल रहे हैं कि मैं सिर्फ आपको इतना समझाना चाहता हूँ कि ये जो मैं अभी आपको लेक्चर दे रहा हूँ, ये जो मैं पूरा ऐसे लिख रहा हूँ आपको बता रहा हूँ, मैं सिर्फ क्लॉक के टिक 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 होने की इस वक्त आवाज़ सुन रहा हूँ। आई रिटेन और लूज द टाइम। रिटेन का मतलब कीप, किसी चीज़ को अपने पास रिटेन करना यानी संभाल के रखना। तो कह रहा है या तो मैं टाइम को अपने पास संभाल के रख सकता हूँ, यानी उस टाइम का यूज कर सकता हूँ, सदुपयोग कर सकता हूँ, या तो मैं टाइम को लूज कर सकता हूँ, यानी टाइम वेस्ट करके टाइम खो सकता हूँ। वेयर एज इन अ नॉवल देर इज ऑलवेज अ क्लॉक, लेकिन अगर आप नॉवल की बात करेंगे तो वहाँ पे हमेशा एक क्लॉक रहेगी, यानी घड़ी की टिक 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 हमेशा रहेगी। आप उसको रिटेन या लूज नहीं कर सकते, आपको सिर्फ रिटेन ही करना है।
आपको टाइम का एस्पेक्ट पकड़ के रखना है पूरी नॉवल शुरू से लेके एंड तक लिखने वक्त, तभी रीडर्स को समझ आएगी, नहीं तो आपकी नॉवल वेस्ट है, फ्लॉप है। दी ऑथर में डिसलाइक द क्लॉक। अब जो ऑथर जो नॉवल लिखता है उसको शायद ये क्लॉक अच्छी नहीं लगे, वो उसको डिसलाइक करे यानी नापसंद करे, क्योंकि कभी कभी उसकी कहानी में उसको टाइम एस्पेक्ट छोड़ना भी पड़ता है, लेकिन वो छोड़ नहीं पाएगा, छोड़ेगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे रीडर्स उस पोर्शन में, उस पार्ट में। एमिली ब्रॉन्टे, ये रही एमिली ब्रॉन्टे, ये है एमिली ब्रॉन्टे, ये एक बहुत बड़ी नॉवेलिस्ट है, इंग्लिश नॉवेलिस्ट है। इन वूथरिंग हाइट्स, उसने एक नॉवेल लिखी थी जिसका नाम था वूथरिंग हाइट्स, ट्राइड टू हाइड हर्स। उसने अपनी इस नॉवेल में छुपाने की कोशिश करी थी अपना, हाइड हर्स यानी अपना टाइम, हाइड हर्स मतलब हाइडर एस्पेक्ट ऑफ टाइम, जो टाइम एस्पेक्ट उसने यूज किया है उसने बहुत इसमें छुपाने की कोशिश की बट नहीं छुपा। स्टर्न, स्टर्न पूरा नाम लॉरेंस स्टर्न, ये रहा लॉरेंस स्टर्न, ये एक आयरिश नॉवेलिस्ट हैं और इन्होंने अपनी ट्रिस्ट्रैम शैंडी नाम की नॉवल में टर्न्ड इट अपसाइड डाउन यानी पूरे टाइम एस्पेक्ट को ऊपर नीचे कर दिया था इन्होंने। मार्सेल प्राउस्ट, ये एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट हैं, ये रहे, फ्रेंच में नॉवेल्स लिखते हैं। स्टिल मोर इंजीनियस, ये तो भाई बहुत ही इंजीनियस निकला इन दोनों से, यानी बहुत ही क्लेवर निकला, होशियार। kept altering the hands so that his hero was at the same time entertaining a mistress to supper and playing ball with his nurse in the park। इन्होंने जब ये नॉवेल लिखी थी, बहुत क्लेवर नॉवेल लिखी थी, इसमें इन्होंने ऐसा शो किया था कि जो इनका हीरो है यानी जो मेन कैरेक्टर था इनकी नॉवेल का, एक साथ दो टाइम रेफरेंस दिखाया गया, यानी एक वक्त पर इस हीरो का चाइल्डहुड यानी बचपना दिखाया गया जब वो अपनी नर्स के साथ यानी जो भी उसकी केयर टेक करती थी नर्स, उसके साथ बॉल से खेल रहा है पार्क में, और उसी वक्त दिखाया गया कि वो अपनी मिस्ट्रेस यानी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर सपर खा रहा है यानी अपनी मील खा रहा है, खाना खा रहा है। तो एक ही टाइम पे हीरो का चाइल्डहुड यानी बचपना और अडल्टहुड यानी कि जवानी, दोनों ही समय एक वक्त पर ही दर्शाए गए, तो ये टाइम एस्पेक्ट यूज हुआ है। ऑल दीज डिवाइसेज आर लेजिटिमेट, ये जितने भी डिवाइसेज यूज करते हैं बड़े बड़े नॉवेलिस्ट वो लेजिटिमेट है, वैलिड है यानी कि सही है, बट नन ऑफ देम कॉन्ट्रवीन आर थीसिस। हमारी जो थीसिस है, हमारी जो थ्योरी चल रही है उससे ये सारे डिवाइसेस कॉन्ट्रवीन नहीं हो रहे यानी कन्फ्लिक्ट में नहीं आ रहे, यानी ऑपोजिट बात नहीं कर रहे। द बेसिस ऑफ अ नॉवल इज अ स्टोरी, हर नॉवल जो ये किताब है उसकी बेसिस क्या है, स्टोरी, कहानी होना इंपॉर्टेंट है। एंड अ स्टोरी इज अ नैरेटिव ऑफ इवेंट्स इन अ टाइम सीक्वेंस, और स्टोरी क्या होती है, बहुत सारे छोटे छोटे इवेंट्स को जब आप टाइम सीक्वेंस में यानी सीरियल ऑर्डर में अरेंज करके कहानी रूप में उसको बताते हो, यही स्टोरी है बस, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं, और ये स्टोरी पूरी मिलके बनती है एक बड़ी नॉवल। ओके, अब इन्होंने फ्रॉम एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल अ नोट, अब ये जो आज हमने ऐसे पढ़ा है, ऐसे जो हमने पढ़ा है, ये एक बड़ी सी नॉवल का सेकंड चैप्टर है, और वो बड़ी सी नॉवल कौन सी है, एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल नाम की एक नॉवल। तो उस बुक में से एक नोट निकाल के हमको यहाँ दिया गया जो आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। These are some lectures, the Clark lectures, which were delivered under the auspices of Trinity College, Cambridge। तो आज ये जो सारे लेक्चर्स हैं, ये जो एसेज हम ये पढ़ रहे हैं, ये कहाँ डिलीवर करे गए थे, कहाँ बताए गए थे लेक्चर्स, ऑस्पाइसेस यानी डिवाइन, बहुत ही सुकून भरे, गॉडली जिसको हम बोलते हैं, ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ कैम्ब्रिज में ये सारे लेक्चर्स ये एसेज बताए गए हैं। इन स्प्रिंग ऑफ 1927 यानी स्प्रिंग सीजन के ईयर 1927 में, देवर इनफॉर्मल, और ये सारे लेक्चर्स बहुत इनफॉर्मल लेक्चर्स थे, बहुत कोई फॉर्मल लैंग्वेज इसमें यूज नहीं हुई थी। इनडीड यानी ट्रूली टॉकेटिव, इनफैक्ट ये सारे जो लेक्चर्स थे टॉकेटिव थे, इंटरैक्टिव था, पब्लिक भी, ऑडियंस भी उठ के क्वेश्चंस पूछ रही थी हमसे। इन देयर टोन, पूरी टोन जो थी वो बहुत टॉकेटिव टोन थी। एंड इट सीम्ड सेफर व्हेन प्रेजेंटिंग देम इन बुक फॉर्म, और बाद में जब हमने सोचा कि इन सारे लेक्चर्स को बुक फॉर्म में यानी ऐसे फॉर्म में हमको दिया जाए, हमारे सिलेबस में दिया जाए, तो हमको बहुत सेफ लगा कि हाँ भाई इन सारे लेक्चर्स को बुक में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉट टू मिटिगेट द टॉक,
मिटिगेट का मतलब क्या है? रिड्यूस द सीरियसनेस ऑफ समथिंग। ऐसा नहीं कि हम इन लेक्चर्स की जो सीरियसनेस है उनको कम कर रहे हैं और बुक में कन्वर्ट करके बुक को बढ़ोतरी दे रहे हैं, नहीं, इन लेक्चर्स की सीरियसनेस उतनी ही रहेगी जितनी है, बस ये लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट लगे तो इनको बुक में भी कन्वर्ट किया हमने। इन केस नथिंग शुड बी लेफ्ट एट ऑल, बेसिकली इस पूरे लेक्चर में से कुछ नहीं छूटना चाहिए जब बुक में कन्वर्ट करें, एक शब्द भी नहीं। वर्ड्स सच एज, कुछ ऐसे शब्द जैसे आई, यू, वन, वी, क्यूरियसली इनफ, सो टू स्पीक, ओनली इमेजिन एंड of course will consequently occur on every page and will rightly distress the sensitive reader। तो ऑथर बोल रहे हैं कि ये जो सारे शब्द हैं जब लेक्चर डिलीवर हुआ तब भी ये सारे शब्द यूज हुए थे। हमने सोचा जब बुक में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इन शब्दों को हटा दें, लेकिन फिर हमने नहीं हटाया। क्यों नहीं हटाया वो मैं भी आगे आपको बताऊंगी। तो बोल रहे हैं कि ये जो सारे शब्द हैं हमारे लेक्चर के ऑलमोस्ट हर पेज पे आप ये सारे शब्द पढ़ोगे और जो सेंसिटिव रीडर होगा, यानी वो रीडर जो एक्चुअली मन से पढ़ने बैठा है उस नॉवल को, वो डिस्ट्रेस हो जाएगा यानी इरिटेट हो जाएगा बार बार इन शब्दों को पढ़ के। लेकिन फिर भी हमने नहीं हटाए हमारी बुक में से ये सारे वर्ड्स। क्यों नहीं हटाए देखते हैं। बट ही इज आस्क्ड टू रिमेंबर दैट इफ दीज वर्ड्स वर रिमूव्ड others perhaps more distinguished might escape through the orifices they left। orifices का मतलब क्या होता है? होल्स, छेद। बेसिकली इंसान की बॉडी में जितने भी होल्स, ओपनिंग्स होती हैं उसे ओरिफाइसेस कहते हैं। तो वो कह रहे हैं ऑथर कि अगर हम इन सारे शब्दों को हटा देते तो वो इस नॉवेल के अंदर जितने भी छेद हैं उनमें से ये बाहर निकल जाते ये शब्द, तो ये नॉवेल का कोई मीनिंग, कोई मतलब, कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती क्योंकि ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। दे लेफ्ट एंड सिंस द नॉवेल इज इटसेल्फ ऑफन कोलॉक्वियल। कोलॉक्वियल का मतलब क्या होता है? इनफॉर्मल। कह रहे हैं कि जो पूरी नॉवेल है, ये जो हम छोटे छोटे आपको एसेज दे रहे हैं, ये अपने आप में बहुत इनफॉर्मल है, इसमें कोई फॉर्मल लैंग्वेज यूज नहीं हुई है। और अगर ये शब्द भी हम हटा देंगे यानी वो नॉवेल के छेद में से तो बाहर निकल जाएंगे, हमने निकाल दिए बाहर, रिमूव कर दिए, तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा क्योंकि ऐसे अपने आप में ही बहुत इनफॉर्मल है। इट मे पॉसिबली विथहोल्ड सम ऑफ इट सीक्रेट्स फ्रॉम द ग्रेवर एंड ग्रैंडर। ग्रेवर का मतलब क्या होता है? अ टूल यूज फॉर एनग्रेविंग इन मेटल और वुड। इस तरीके का एक टूल जो काफ़ी शार्प होता है, जो मेटल्स में कुछ इनग्रेव यानी गाड़ सकता है या लकड़ी पे कुछ लिख सकता है ऐसे गाड़ गाड़ के। तो और ग्रैंडर मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज़ वेरी ग्रैंड, बहुत बड़ी चीज़, राइट। तो वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये वो शब्द हुए हैं जो हमने भी शब्द पढ़े, वो शब्द है जो कुछ ग्रैंड मीनिंग निकाल दे हमारी लिखी हुई चीज़ में से। कोई ऐसा रीडर इसको पढ़ ले, कोई बड़ा साइंटिस्ट इसको पढ़ ले जो इसमें से कोई ग्रैंड मीनिंग निकाल ले, या समझो कोई ऐसा रीडर है जिसको बहुत डीपली पढ़ना अच्छा लगता है। तो जैसे एक ये ग्रैंडर चीज़ें गाड़ के निकालता है, वैसे ही कोई रीडर गाड़ के कोई डिफरेंट मीनिंग निकाल दे इन शब्दों की मदद से। तो इन शब्दों का रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रीम्स ऑफ क्रिटिसिज्म एंड मेनी रिवील देम टू बैक वाटर्स एंड शैलो। बैक वाटर्स क्या होता है? अ पार्ट ऑफ रिवर वेयर द वाटर इज स्टैग्नेंट। नदी का वो हिस्सा जहाँ पानी एक ही जगह इकट्ठा रहता है, उस पर बहाव नहीं होता। और शैलोस क्या होता है? एन एरिया इन द सी वेयर वाटर इज नॉट टू डीप। समुद्र का वो एरिया जहाँ पे पानी ज़्यादा गहरा नहीं है, डीप नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि अगर जहाँ पे कोई मीनिंग अटका हुआ है वहाँ से अगर हम इन शब्दों को निकाल दें तो वो और ही ख़राब हो जाएगा, वो और क्रिटिसिज्म हो जाएगा। तो वो रीडर्स जो डीप रीडर्स हैं वो उनका मीनिंग और ही नहीं निकाल पाएंगे। या शैलो यानी जहाँ कहीं बहुत डीप मीनिंग नहीं है, ऊपर ही ऊपर मीनिंग छुपा है किसी सेंटेंस का, अगर हमने सारे इंपॉर्टेंट शब्द निकाल दिए तो वो इजी निकलने वाला मीनिंग भी लोगों से मिस हो जाएगा। तो बेसिकली ये सारे शब्द जो यहाँ पे यूज हुए हैं वो हम नहीं हटाएंगे, हमने उसको बुक में रखा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद ये पूरा आता है बॉक्स जिसको हमने स्टार्टिंग में ही कवर अप कर लिया था, शेरजाद वाली स्टोरी। सो चिल्ड्रन, हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से ऐसे समझ में आया होगा। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं विच इज़ magnetbrains.com। जैसे आप वेबसाइट पर जाएंगे इस तरीके का पेज आपके सामने आएगा जहाँ मेंशन रहेगा
सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, आपको जिस भी सेक्टर का, जिस भी सेक्शन के आपको वीडियोस देखने उस पर क्लिक करना। फॉर एग्जांपल सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के वीडियोस देखने तो उस पर क्लिक करना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरीके का पेज आपके सामने आएगा, जहाँ इंग्लिश की हॉर्नबिल बुक, वोवन वर्ड्स बुक, स्नैपशॉट्स बुक, आपको सबके ऑप्शंस मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल वोवन वर्ड्स बुक के आपको वीडियोस देखने तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने लिस्ट ऑफ ऑल वीडियोस आ जाएंगे जो हमने हमारे पास आपके सामने डिलीवर किए हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने फर्स्ट चैप्टर पे क्लिक किया तो मेरा वीडियो इस तरीके से प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। और मेरे पास एक और गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि मैग्नेट ब्रेन्स ने आप लोगों के लिए अपना हिंदी चैनल भी स्टार्ट किया। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट अमंग्स योर फ्रेंड्स। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।